हमारे पास जो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। सही है। अगर अगर तुम इनका जो है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी बात करो, सो अच्छा, वर्क एनर्जी पावर की ना औकात बहुत ज़्यादा है। ओके, तो तुम्हें थोड़ा सा ना इसको लिफ्ट कराना होगा। सही है। ये तुम्हें वरना बहुत तंग करने वाला है। सही है? तो वर्क एनर्जी पावर को प्लीज़ थोड़ा सा अच्छे से कर लेना। सही है। वरना ये तुम्हें जो है ना बहुत रुलाएगा। सही है। क्योंकि इसका ना तकरीबन पेपर उसके अंदर पेपर वन के अंदर जो एमसीक्यूज आते हैं, तुम्हारे पास तकरीबन 4 एमसीक्यूज तक आ जाते हैं, 4 से 5 एमसीक्यूज ना। 5 चलो रेयर केस है 5, लेकिन 4 तक तुम्हारे पास आ जाते हैं। सही है। एंड किसी चैप्टर के 4 to 5 एमसीक्यूज आ रहे हैं, इसका मतलब है भाई उस चैप्टर पे जो है ना मतलब गुरु दादा माई बाप समझ के उसकी तैयारी करनी है तुम्हें। सही है। एंड पेपर 2 के अंदर तुम तकरीबन 10 से 12 नंबर इसके एक्सपेक्ट कर सकते हो। सही है। तो ये तुम्हारे पास जो है ना ये पेपर की औकात है पेपर के रिस्पेक्ट से। वर्क एनर्जी पावर बहुत ज़्यादा पेपर 3 में रिलेट नहीं होता। ओके, पेपर 3 के हिसाब से चल सीन है इसका। लेकिन वर्क एनर्जी पावर से पहले तुमने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं वो सारे इसमें रिलेट होंगे। ओके, काइनेमेटिक्स का हैवी कॉन्सेप्ट आएगा इसके अंदर। सही है। काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट आ रहा होगा, राइट? प्रोजेक्टाइल मोशन, नॉर्मल मोशन, तो मैं उसकी जो है थोड़ी बहुत एप्लीकेशन भी तुम्हें बता दूंगा ताकि तुम जो है ना तुम्हें वो रिकॉल हो जाए। सही है। फोर्सेस के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आएंगे। सही है। फोर्सेस डायनेमिक्स के। सही है। उसके बाद जो है मोमेंट, मोमेंट नहीं, मोमेंट बहुत कम है। डिफॉर्मेशन आ जाएगा। डिफॉर्मेशन, स्प्रिंग्स वगैरह। सही है। डिफॉर्मेशन आ जाएगा। एंड उसके बाद जो है वो और क्या पढ़ा तुम लोगों ने भी? इतना ही पढ़ा? काइनेमेटिक्स, हाँ ये इतना ही पढ़ा है। सही। प्रेशर का, प्रेशर के, हाँ प्रेशर के थोड़े बहुत आते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आते। सही है। तो काइनेमेटिक्स, फोर्सेस और डिफॉर्मेशन ही बहुत ज़्यादा कनेक्ट होंगे। ओके, तो ये है। अच्छा जी, आज जो जरा शुरू भी कर देते हैं। अच्छा, अगर डिफिकल्टी लेवल तुम देखो तो डिफिकल्टी मीडियम डिफिकल्टी लेवल। सही, ना तो बहुत ज़्यादा इजी है ना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ओके, सो मीडियम डिफिकल्ट है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव होता है। सही है। कॉम्प्रिहेंसिव। ओके। कॉम्प्रिहेंसिव बोले तो उसने लंबी की हुई होती है। सही, तुम्हें रिलेट करना होता है चीज़ों को। सही, रिलेशन एज इन के मतलब जो है वो, अगर तुम्हें उसने एक कहानी दी हुई है तो उस कहानी को भी वो 3 4 जगह रिलेट करवाएगा, राइट? तो तुम लाइक हैव टू बी ओपन माइंडेड जब तुम इस चैप्टर को सॉल्व करो, वो कहीं पे भी रिलेट कर सकते हैं। सही है। जहाँ पे भी मूवमेंट आएगी वहाँ पे वर्क एनर्जी पावर रिलेट हो जाएगी। ओके, तो इस चीज़ को ना प्लीज़ अपने जहन में रखना। थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव आएगा, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से समझ लें। सही है। अच्छा जी, आ जाओ। करते हैं अपनी कहानी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने स्टार्ट करना है भाई वर्क से। वर्क, किसी के जहन में वैसे है कोई डेफिनेशन है वर्क की? कोई एनीबडी के बता सकते हैं मुझे वर्क की कोई डेफिनेशन प्लीज? फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इनटू डिस्टेंस, फॉर्मूला काहे बताए हो बे, डेफिनेशन बतानी थी। ओके ओके ओके, फाइन फाइन, फोर्स इनटू डिस्टेंस। मैं थोड़ा सा इस पे कंफ्यूज भी कर सकता हूँ, तो मेरा दिल चाह रहा है। और कोई बता सकते हैं? और प्लीज, और कोई? एनीबडी, एनीबडी, जिसको जो भी आ रहा है बता दो, कोई टेंशन की बात नहीं है बे, सब एक जैसे हो। मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ, डोंट वरी। यस, हसाम, खंसा, शहीर। बोल 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 भाई। एनर्जी, एनर्जी फोर्स आप कह रहे हो एनर्जी, बट डिफाइन कैसे करोगे? लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्क डन पर्टिकुलर मोशन, एंड कौन सा मोशन? पर्टिकुलर डायरेक्शन सर। वर्टिकल डायरेक्शन में। अच्छा, ओके, सही है। क्या शहीर, आप क्या कहते हो शहीर? एनीथिंग आपको बताओ। फोर्स इन एनी डायरेक्शन। क्या क्या क्या? दोबारा। फोर्स किसी डायरेक्शन में। फोर्स किसी डायरेक्शन में, तो वो तो फोर्स ही हो जाएगी। नहीं, फोर्स मतलब फोर्स तो ऑब्वियसली किसी डायरेक्शन में होती है। ओके, सही है। कंसा, आपके जहन में कुछ आता है? नहीं, सिर्फ फॉर्मूला आ रहा है। हाँ, बता दो बता दो। वही फोर्स इंटू डिस्टेंस वाला। फोर्स इनटू डिस्टेंस। ओके, चलो आ जाओ। पहले थोड़ी अंग्रेजी लिख देते। सही है। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट
इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ये होशियारी नापने की जरूरत नहीं है कि सर हम भी तो यही बोले थे, हमने भी कहा था कि भाई फोर्स इनटू डिस्टेंस आ रहा है, ऐसा सर वो कुछ नहीं डिस्कनेक्ट हो गया था, बता सकते है। हैं आप? अबे कुछ नहीं बताया यार, मैंने जलील करा था, दोबारा से कर दूं? नहीं नहीं नहीं। अच्छा। अच्छा। देखो। सीन ये, फॉर्मूले को समझो, वर्क की डेफिनेशन समझो। देखो हम कहते हैं वर्क को कि भाई वर्क इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तुम लोग भी यही कह रहे थे, फोर्स इनटू डिस्टेंस या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? अच्छा, मुझे बता सकते हो कि अगर मैं फोर्स इनटू डिस्टेंस लिखूं या फोर्स इनटू डिस्टेंस लिखूं तो कौन सा वाला फॉर्मूला सही होगा? कोई मुझे बता सकता है प्लीज? पहला वाला। पहला वाला? दूसरा वाला क्यों नहीं भाई? वो दूसरा वेक्टर हो जाता है ना, स्केलर क्वांटिटी। अब तुम तो रुको, 2 मिनट रुको जरा, 2 मिनट रुको तुम। तुम्हें बाद में आता हूँ मैं, तुमने ऐसा ही नहीं किया। अच्छा, और कोई बता सकता है? मुबीन भाई बता सकते हैं? मुबीन। यहाँ से ये पहला वाला फॉर्मूला वर्क डन का ले लें, दूसरा वाला, ये दोनों चल जाएंगे? पहला वाला चलेगा ना, पहला फोर्स टाइम चलेगा, दूसरा क्यों डिस्प्लेसमेंट नहीं भाई? होता है। दूसरा क्यों नहीं? चलो वो चलो। डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का देखते हैं। अरे यार तुम लोग किससे पढ़ लो फिजिक्स यार, तुम लोग कौन बता रहे हैं डॉट प्रोडक्ट का? सर वो है एक। एस डिस्प्लेसमेंट है और डी डिस्टेंस है। अच्छा नहीं, चलो मैं दोनों मैथ्स ले लेता हूँ फिर। फिर भी पहला वाला वो फिर वो डॉट और क्रॉस डॉट और क्रॉस। अबे क्या तुम ईमान ले आओ इस पे? अच्छा चलो ओके, डॉट मैंने डॉट सही बोला। डॉट क्रॉस वाला अच्छा बोल रहा है ये। और किसी के जहन में कोई आइडिया? यस, कंसा, शहीर, जुनोविया, तुम लोग के जहन में कोई आइडिया कि कौन सा वाला फॉर्मूला होना चाहिए? ये दोनों लिख सकते हैं? नहीं है, नहीं है, नहीं है, चलो आ जाओ। अबे यार तुम लोग ने दिल दिल जीत लिया यार, मेरा 2 लीटर खून बढ़ गया है। अच्छा जी। तो बेसिकली फोर्स का, अच्छा याद रखना प्लीज कि जब भी तुम कहोगे कि डॉट प्रोडक्ट है, यानी जब भी तुम फॉर्मूला लिखोगे ना वर्क डन का, तो फॉर्मूले में हमेशा डॉट आना चाहिए, ओके? क्योंकि क्योंकि हमने हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है, जो हमारे पास अगर तो फोर्स और डिस्टेंस, अगर तो फोर्स और डिस्टेंस सेम क्वांटिटी में हो, सही है, एंड वो दोनों मल्टीप्लाई हो रही हो आपस में, तो हम उसको रेफर करते हैं डॉट से, ओके? सो डॉट प्रोडक्ट आपको क्या शो करता है कि दैट टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन और इन एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन, जिसको हम पैरेलल या एंटी पैरेलल का कॉन्सेप्ट कहते हैं, ओके? सो इस वजह से हमने इसको ऐसा बोला, सही है। और अगर तुम्हारे पास जो है ना फोर्स क्रॉस फोर्स मल्टीप्लाई बाय एस होता, तो इसका मतलब होता है कि फोर्स इस डायरेक्शन में, ओके, एंड जो दूसरी क्वांटिटी है दैट इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू इट, ओके? लेट्स से दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एस, ओके? तो इस केस के अंदर ये मोमेंट बन जाएगा, ओके? सो बस ये तुम लोग को ध्यान में लाना था। वेरी गुड बच्चों, सही है। चलिए, यहाँ तक आई होप सो तुमने समझ में आ गया होगा, सही है। सो ये हमारे पास, अच्छा, दूसरी दूसरी चीज़ तुम्हें ये भी मेंशन करनी होगी कि तुम्हारे पास जो है ना ये इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये तुम्हें मेंशन करना होगा, ओके? क्योंकि ये इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ही तुम्हारे पास वर्क डन कंसिडर होगा, सही है। गधा मजदूरी वर्क डन कंसिडर नहीं होगी, ओके? यानी तुम एक तरफ को फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट उस तरफ नहीं हो रही है, राइट? तो उस तरफ को तुम्हारा वर्क डन नहीं होने वाला है। अच्छा जी, तो ये तो हमारे पास हो गया वर्क डन। अच्छा जी, अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट बताएगा कोई बंदा? बेस यूनिट, ड्राइव यूनिट, दोनों? न्यूटन। जूल्स। जूल। न्यूटन? न्यूटन कौन बोल रहा जूल्स। हूँ? जूल्स। जूल्स, ओके। जूल जूल। न्यूटन, शर्म नहीं आ रही बे? अंकल न्यूटन उठ के मारेंगे। अच्छा जी, जूल्स। ओके, बेस यूनिट, बेस यूनिट भाई, बेस यूनिट प्लीज। केजी मीटर हम्म। एस माइनस एस माइनस वन। केजी, मीटर, एस, हाँ दोनों पे पावर सही करो। एस माइनस वन। एस, ओए क्यों -1 भाई? फोर्स का होता है केजी मीटर सेकंड, -2 होता है, तो -2 तो वैसे ही रहेगा। और एक और मीटर है तो -2 यहाँ, प्लस +2 वन। यहाँ पे आ जाएगा। +2 बे? अच्छा सॉरी सॉरी सर, सॉरी। सही है ना? सही हो गया। सो जी बेस यूनिट भी हो गया, ड्राइव यूनिट भी हो गया। बेस यूनिट के हिसाब से अगर तुम देखो तो मोमेंट मोमेंट का और वर्क डन का बेस यूनिट दोनों सेम है सर, सही है।
अच्छा जनाब। चलो ये बात होगी। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर है? एनीबॉडी? स्केलर। स्केलर है। स्केलर है। रीजन? डायरेक्शन। सर क्योंकि वो इसकी सेम डायरेक्शन है इस डायरेक्शन है वजह से ना, ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो डायरेक्शन यहाँ आगे पर तो फिर वो वेक्टर नहीं होनी चाहिए। वो डॉट सर वो प्रोडक्ट हो एनर्जी है जाती है। ना, एनर्जी हम लोग स्केलर ही लेते अरे यार, तुम बहुत सही जा रहे हो यार। स्केलर क्वांटिटी, तुम तो सारा भूले हुए थे फिर। हैं। सर नहीं, आज हम लोगों ने ये पढ़ा है क्लास में। अच्छा अच्छा, फिर सही फिर सही। अच्छा, तो इसका मतलब है तुम्हें सारी स्क्रिप्ट पता है पहले से। अच्छा, तो उसका मतलब मुझे अपनी स्क्रिप्ट थोड़ी हार्ड करनी पड़ेगी। चलो आ जाओ, कोई मसला नहीं। खैर, तो हमने तो यहाँ पे बात कर ली कि वर्क डन की, वर्क डन की कुछ बेसिक सी हमारी जो बेसिक वो थी फॉर्मेलिटी सी, वो तो हमने पूरी कर दी है, सही है। अच्छा, अब अगर हम बात करें, थोड़ा तेज़ लेके चलते हैं। अगर हमारे पास जो है वो एक डब्बा ले लो तुम, सही है, और तुम इस पे लगा रहे हो फोर्स, सही है, और वो कवर कर रहा है एक डिस्टेंस, सही है, लेट से यहाँ से यहाँ तक का, सही है। तो तुम यहाँ पे इसके लिए तो फॉर्मूला लिख दो, क्योंकि भाई वर्क डन तुम्हारे पास हो जाएगा सारा का सारा फोर्स की फॉर्म में, राइट। लेकिन प्लीज कीप इन माइंड, प्लीज कीप इन माइंड कि जो फोर्स तुम लगा रहे होगे ना, दैट फोर्स शुड बी तुम कह लो कि कांस्टेंट, चेंज नहीं होनी चाहिए। चेंज होगी तो ये फिर ये वर्क डन का फॉर्मूला सही नहीं होगा, फिर तुम्हें जो है ना इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर कोई मैथ्स वाली इमाम हमारे साथ है तो सुन लो कि जहाँ पे भी कोई क्वांटिटी चेंज होती है, तो उसके वेरिएशन को ओवर द डिस्टेंस या ओवर पीरियड ऑफ टाइम हम इंटीग्रेट करके निकालते हैं, सही। तो ये जो है ना, दिस शुड बी कांस्टेंट, सही है, शुड बी कांस्टेंट, शुड बी कांस्टेंट, ओके। सो फोर्स तुम्हारे पास कांस्टेंट होनी चाहिए, और फिर तुम एक डिस्टेंस को फिक्स कर लोगे, फोर्स तुम कांस्टेंट रखोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, लिमिट लगा के तो हो जाएगा, सही है। खैर, तो ये तुम्हारे पास आ गया वर्क डन, सही है। एक कंडीशन तुम्हें पता चल गई कि फोर्स कांस्टेंट होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा केस, कि अगर तुम्हारे पास जो है ये तुम्हारे पास आ गया केस, सही है, और इसके अंदर जो है वो तुम्हारे पास फोर्स लग रही है इधर को, सही, एंड इट इज कवरिंग सम डिस्टेंस इन दिस डायरेक्शन, ओके, सही। अच्छा, अब मुझे बताओ, मैंने तुम्हें जो है ना दे रखा है, फोर्स दे रखा है एफ, सही है, एट एन एंगल थीटा, सही है, थीटा। मैंने तुम्हें ये कुछ चीज़ें दे रखी हैं। मुझे ये बता सकते हो कि इसके अंदर वर्क डन होगा क्या? जी सर होगा। कैसे होगा भाई? वो कंपोनेंट्स निकाल के ना, जो डायरेक्शन में होगा। चलो ओके, वेरी नाइस, बेहतरीन भाई। सो तुम ये आ जाएगा, सही है, एंड ये आ जाएगा, सही हो गया। अबे सीधा बन जाना यार। ओके, सही है। सो एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा, सही है। सो इस केस के अंदर तुम कह दो कि भाई तुम्हारे पास जो है वो एफ कॉस थीटा इंटू एस, ओके, दिस इज योर वर्क डन, सही हो गया। अच्छा जी, एक और केस, अगर तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट ले लो, सही है, यार डब्बा पूरे नहीं हो रहा। तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट ले लो, सही है, और वो ऑब्जेक्ट जो है उस पर तुम फोर्स लगा रहे हो, सही है, और वो ऑब्जेक्ट जो है ना कोई डिस्टेंस का वो ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है, सही है, और वो तुम्हारे पास लेट्स से यार तुमने फोर्स लगाई एफ, सही है, एफ, और जो है ना तुम्हारी सरफेस रफ है, सही है, और कोई ना कोई डिस्टेंस यहाँ से कवर हो रहा है, कोई ना कोई फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लग रही है, सही है, एंड ये तुम्हारा डिस्टेंस कवर हो रहा है, ओके, लेट्स से दिस डिस्टेंस एस, सही है, ये आ गया। चलो, अब इस केस के अंदर तुम्हारे पास बेसिकली दो कहानी आने वाली है, सही है। एक तो तुम्हारे पास हो जाएगा W इज इक्वल टू एफ टाइम एस, सही, एक तुम्हारे पास हो जाएगा वर्क डन W इज इक्वल टू एफ टाइम एस, ओके, दिस इज वन, दिस इज टू, लेट्स से, सही है। तो तुम इसको क्या कहोगे? वर्क डन ड्यू टू फॉरवर्ड फोर्स
ये वर्डिंग मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन के अंदर ये वर्डिंग आती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सही है, मैं कसम से जब मैं पढ़ता था मुझसे फिजिक्स नहीं सॉल्व होती थी। सही, और मैं सबसे ज्यादा मुझे इस चीज में मसले आते थे कि उसने वर्क डन ड्यू टू लिख दिया, वर्क डन अगेंस्ट लिख दिया, कद्दू मेरा पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। सो तो अगर तुम्हारे पास है और ड्यू टू द बैकवर्ड फोर्स। सर ये जो डिस्प्लेसमेंट के एरोज हैं एस, ये आगे और पीछे दोनों? नहीं नहीं, मतलब वो ये इतना डिस्टेंस, इतना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, बस ऐसे समझो। समझ अच्छा। रहे हो? मतलब एरो एरो के बजाय तुम ये बना लो, एरो के बजाय तुम लाइनें बना लो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर हुआ है, ऐसा बना लो। सही है ना? अच्छा ठीक जी। है। तो ये तुम्हारे पास हो गया कि वर्क डन ड्यू टू फॉरवर्ड फोर्स, वर्क डन ड्यू टू बैकवर्ड फोर्स, राइट। अब अगर तुम इनको माइनस करोगे, सही है, W1 में से W2 को माइनस कर दो, 1 - W2। सही है। सो अब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क डन आ जाएगा, और वो रिमेनिंग वर्क डन बेसिकली किसकी वजह से होगा, एफ की, कैपिटल एफ की वजह से होगा, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी फोर्स है। ओके, सो तुम ये कह सकते हो कि भाई वर्क डन, वर्क डन अगेंस्ट द स्मॉल एफ, ओके, द छोटा वाला एफ। अब वो रेजिस्टिव फोर्स ले लो, फ्रिक्शन ले लो, जो भी ले लो तुम ले रहे हो। सही। सो लेकिन तुम्हें ये पता चल गया कि वर्क डन जो है जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो तुम्हारे पास जब तुम रिजल्ट निकालोगे तो तुम्हारे पास जो है कुछ वर्क डन आएगा जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, तो तुम कहोगे वर्क डन ड्यू टू दैट फोर्स। अगर तो तुम जो है किसी फोर्स, कोई कोई ऐसी फोर्स लग रही है जैसे कि स्मॉल एफ है जो कि नहीं लगनी चाहिए, तो तुम उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, तो तुम कहोगे वर्क डन अगेंस्ट द स्मॉल एफ। ओके, फाइन। तुम इसको आसान तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई जो भी तुम्हारे पास रिजल्टेंट या नेट वर्क डन है, नेट वर्क डन है, दैट वुड बी इक्वल टू कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ, राइट, टाइम्स एस। ओके, सिंपल सिंपल सी चीज़ है। सही है। मैं सिर्फ थोड़ा सा आगे पीछे कर रहा हूँ ताकि जो है ना तुम्हें क्वेश्चन की वर्डिंग समझ में आ जाए। ओके, तो ये तुम्हारे पास जो था वो वर्क डन का कॉन्सेप्ट था। सही है। इन सब के अंदर क्या कर रहे हैं हम एक्सटर्नल फोर्सेस लगा रहे हैं, इन सब के अंदर हम एक्सटर्नल फोर्सेस लगा रहे हैं, और इन सब के अंदर जब हमारे पास वर्क डन हो रहा है। ओके, चलो आगे कहानी लेके चलते हैं, थोड़ी सी कहानी आगे इस तरह से लेके चलते हैं कि वर्क डन जो है ना फिर हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, मतलब वर्क डन जो है वो हमारे पास तीन चीज़ों के अंदर ट्रांसफॉर्म होते हैं। सही। सो हम कह सकते हैं कि भाई वर्क डन, सही है। सो वर्क डन कैन ईदर प्रोड्यूस, ये लाइनें नहीं बन रही, बस जिस दिन ये लाइनें बन जाएंगी ना जिंदगी में आधा सुकून तो आ जाएगा ऐसे ही। अरे भैया आ गया, आ गया, सुकून आ गया। सो पहली चीज़ है कि वर्क डन जो है वो आपको काइनेटिक एनर्जी करवा दे। सही है, काइनेटिक एनर्जी। दूसरी चीज़ है कि तुम्हारे पास वर्क डन जो है वो क्या करा दे तुम्हें, ग्रेविटेशनल टेशनल पोटेंशियल एनर्जी करवा दे। सही है। तीसरी चीज़ है तुम्हारे पास बेकार तरीन वर्क डन जो कि थर्मल एनर्जी की फॉर्म में, रेजिस्टिव फोर्स की फॉर्म में लिख रहे होते हैं। सही है। सही है। सो थर्मल एनर्जी, हीट, रेजिस्टिव फोर्स वगैरह वगैरह। सही है। तो इन इन सब को सबसे पहले समझते हैं। सही है, सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी को समझते हैं, और फिर उसके बाद उसको फिर हम वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करेंगे जो कि तुम ओलेस के अंदर पढ़ के आए हो। सही है। और अल्लाह के फजल करम से तुम भूल भी चुके होगे, मेरा पक्का यकीन है। सो आ जाओ। सो सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी तुम लोग के ख्यालों में क्या है? एनर्जी इन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एनर्जी ना, किस वजह से? वेलोसिटी की वजह मास एंड वेलोसिटी। ओके ओके ओके, फाइन। सो तुम कह सकते हो कि भाई एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। सही हो गया। ओके। अच्छा जनाब, चलो ये बात हो गई है।
नहीं ब्रो, समझ नहीं आया। क्या बोलते हैं अपना, जुनोविया क्या कहना चाह रही हो, थोड़ा बता दो यार। माइक नहीं चल रहा है क्या? अच्छा, कहानी है कि तुम फॉर्मूला लिखते हो हाफ एम बी स्क्वायर, सही है। आसान सी चीज़ है, यूनिट है जूल्स, और तुम्हारे पास स्केलर क्वांटिटी है, सही है, ये तुम्हें पता है। अच्छा, अगर मैं तुम्हें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने का बोलूँ, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए तुम क्या करोगे, हाफ, या तुम कह रहोगे भाई काइनेटिक एनर्जी जो भी फाइनल पॉइंट पे होगी माइनस काइनेटिक एनर्जी जो भी इनिशियल पॉइंट पे होगी, सही है। अच्छा देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना बात, सही है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये एंड पॉइंट पे डिपेंड करती है, सही है। क्या मतलब? मतलब ये कि लेट से तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसने यहाँ से स्टार्ट किया, सही है, और वो जो है वो पॉइंट बी तक गया, लेट से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, सही है। और लेट से उसकी इनिशियल यहाँ पे स्पीड थी यू, यहाँ पे थी वी, सही है। अब जो बीच वाला डिस्टेंस है ना, जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, सो काइनेटिक एनर्जी में हम ये स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे, ये एंडिंग पॉइंट लेंगे, ओके। बीच वाले पॉइंट पे हमें कोई काम नहीं है, बीच वाले पॉइंट में हम, हमारा ये ईमान यकीन है कि बीच वाले पॉइंट पे वो चलता रहा है, ओके। बीच वाले पॉइंट में हम क्या, हम हमारा क्या ईमान यकीन है कि बीच वाले पॉइंट पे ये चलता रहा है, ये रुका नहीं है, सही है। तुम कहोगे कि भाई अगर रुक गया तो, अगर रुक गया तो चलो, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मेरे पास जो है वो तुम्हारे इस कीड़े का इलाज है, सही। वो कैसे? वो देखो ऐसे, हमने उससे पहले मतलब इसके इलाज करने से पहले एक बात समझते हैं पहले यहाँ पे। देखो, यहाँ पे ये बात है कि हमने ये कहा कि जो फोर्स एफ है दैट शुड बी कांस्टेंट, ओके। ये फोर्स एफ शुड बी कांस्टेंट, ओके, ये बात हमने कह दी, पहली चीज, सही है। दूसरी चीज, कि ये जो वर्क डन का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। तुम्हारा डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वर्क डन होगा, क्योंकि फोर्स तो नहीं चेंज हो रही ना, जो चीज चेंज हो रही है वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, राइट। सो अगर जो है ना एक बंदे ने 10 न्यूटन, लेट से तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट में तुम्हें दे दूं, सही है, और उस जो है ना उस पे मैं तुम्हें जो है वो एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन की फोर्स दे दूं, राइट। अब उसने अगर तो 10 मीटर कवर किया तो तुम 100 न्यूटन, 100 जूल्स का वर्क डन क्या दोगे। अगर उसने 20 मीटर का कवर किया तो तुम 200 जूल्स का वर्क डन क्या दोगे, राइट। सो इट इज बेसिकली दिस दिस वर्क डन इज एक्चुअली डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस, ओके। तुम्हारी क्या चीज, तुम्हारी क्या चीज होनी चाहिए, फोर्स कांस्टेंट होनी चाहिए, और वर्क डन डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा वर्क डन, ओके। ये तुम्हारे पास एक चीज थी जो कि हमने पीछे पढ़ी थी, ओके। अब इसी को आगे आगे रिलेट करते हैं। तुम्हारे पास जो ऑब्जेक्ट है, तुम्हारे पास जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियस सी बात है, अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सही है, अब उसकी उसकी स्पीड चेंज हो रही है, यू से वी तक जा रहा है, इनिशियल स्पीड कुछ थी, फाइनल स्पीड कुछ थी, इसका मतलब वो एक्सेलरेट किया है। अगर तो वो एक्सेलरेट किया है, तो इसका मतलब है कोई ना कोई फोर्स चाहिए होगी, राइट। और वो उस फोर्स से एक्सेलरेट किया होगा, लेट्स से दिस फोर्स इज एफ, राइट। अब तुम ये कहोगे कि भाई दो कंडीशन है, या तो फोर्स वेरिंग हो या तो फोर्स कांस्टेंट हो। वेरिएशन इन फोर्स का कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में है ही नहीं, राइट। तो हमारे पास क्या कहानी बच गई कि जो ऑब्जेक्ट है, जब वो ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी स्पीड जो है वो u से v तक जा रही है, विच मीन द इंक्रीज इन इन स्पीड, तो इसका मतलब है दैट इंक्रीज इन स्पीड इज कॉज्ड बाय द कांस्टेंट फोर्स एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब चूंकि कांस्टेंट फोर्स और कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रही है, तो इसका मतलब है वो बीच में कहीं रुकने वाला नहीं है, ओके। तो ये बात तुम लोग को समझ में आ गई, कीड़ा मर गया, समझ में आती है, जरा हाँ ना बोल लो प्लीज। जी सर। ओके, परफेक्ट। चलो। सर बस यही समझना है कि फोर्स कांस्टेंट रहेगी है, हमेशा ही। दिल मत तोड़ यार, ऐसा मत बोल। क्या और क्या नहीं समझ में आया, ये भी बताओ। जी। और क्या समझ में नहीं आया? पक्की बात है, सब आ गया, या नहीं आया तो बोल जल्दी, मैं दोबारा से बता दूं। नहीं नहीं, आगे आ आगे। गया, आ गया। ओके ओके ओके, फाइन। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी की अगर तुम डेफिनेशन, काइनेटिक एनर्जी का अगर तुम फॉर्मूला लिखो, तो हाफ एम फाइनल है वी स्क्वायर माइनस हाफ एम इनिशियल है यू स्क्वायर, ओके। मैं इसकी दो स्टेटमेंट दे रहा हूँ, देखना चाहता हूँ मैथ्स कौन अच्छी पढ़ है। सो 1/2 एम वी माइनस यू स्क्वायर, और 1/2 एम
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। मुझे बता दो पहली वाली इक्वेशन सही है, दूसरी वाली इक्वेशन सही है? दूसरी वाली। दूसरी वाली। और पहली वाली है कोई? पहली वाली कोई बंदा है, मैं उसको सपोर्ट करने वाला हूँ। यस यार कोई? इसे रिपीट कर सकते हैं सवाल? अब मैं, मेरा सवाल ये है कि पहली वाली इक्वेशन सही है, दूसरी वाली सही है? सेम लग रही है। है सेम लग रही है? अरे दूसरी यार। बोलो। दूसरी वाली, अरे बस दूसरी वाली सही है, खत्म। मुबीन आप गलत बोल लो, किससे पढ़ लो, क्या क्या पढ़ लो तुम यार? पहली वाली यार सही मैंने है भी भाई। दूसरी वाली ही कहा है। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, आई एम टेकिंग माय वर्ड बैक, मैंने देखा नहीं। अच्छा तुम कह रहे हो दूसरी वाली, तुम्हें दूसरी वाली सही लग रही है, ओके। कोई पहली वाली नहीं कह रहा है? कोई अगर नहीं आप पहले? कहें पहली वाली, मैं आपको जवाब सर से मिलवा दूंगा भी। है? अबे मैंने 2 साल पढ़ा है उनसे भाई, 3 साल पढ़ा है। मैंने क्लास 7 में उनसे उर्दू भी पढ़ी है भाई। अच्छा। तुम क्या समझ रहे हो? अच्छा जी, तो खैर। तो तुम कह रहे हो कि पहली वाली सही नहीं है? चलो अगर तुम कह रहे हो तो ये ऐसे सब तो दूसरी भाई है। बिल्कुल सही है। खंसा आपको क्यों लग रहा है पहली वाली सही है? मैंने कहा है दोनों सेम लग रही है। सेम जैसे कि, और क्या वजह सेम लगने की? आई मीन ऊपर उन्होंने होल स्क्वायर कर दिया, नीचे उन्होंने दोनों भी स्क्वायर लगा दिया। और ये दोनों एक बात हुई? अगर हम उसको एक्सपेंड करेंगे तो ऊपर वाली बनेगी 1/2 m v² - 2 u। अबे हाँ यार, हाँ है हाँ ना है सेम ना है। है ना? 2 u v और प्लस यू स्क्वायर, ओके। सो ऊपर वाली एक्सपेंशन ये बन रही है, नीचे वाली की कोई एक्सपेंशन नहीं है, सही है। तो जब आप एक्सपेंड करोगे तो आपको ये वाली चीज मिलनी चाहिए, लेकिन ये वाली चीज तो नहीं मिल रही, ये एक्स्ट्रा चीज आ रही है, राइट? समझ रहे हो ना खंसा? जी। सही है ना? तो वो सेम नहीं है, तो ऊपर वाली गलत है। देखो ये एमसीक्यू में आने वाली है, सही है, और तुम बहुत मजे से इस पे टिक करके आओगे, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ। सही है ना? तो ऐसा मत करना प्लीज, दिस इज द करेक्ट वन। थोड़ी एक्सपेंड करके देख लेना कि ओरिजिनल वाली बन रही है नहीं बन रही, फाइन। चलो, यहाँ तक तो हमारे पास होगी वर्क डन, और सॉरी यहाँ तक तो हमारे पास होगी काइनेटिक एनर्जी, सही है। अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास दो तरीके से सिस्टम के अंदर लग सकती है, सही है। वो दो तरीके क्या है? वो दो तरीके ये हैं कि आपके पास जो है ना, तुमने एक ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पे, सही है, और उसके अंदर जो है ना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, मतलब जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट मूव करे, लेट से उस ऑब्जेक्ट ने ना ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, सही है, उस ऑब्जेक्ट ने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया। सो अब इस डिस्टेंस के ट्रैवल करने में या तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो सकती है, सही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन नॉट अ फोर्स, ओके। सो अब ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसके अंदर जो है उसकी ये तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो सकती है, या तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो सकती है, ओके। ये दो केसेस है। तो सबसे पहले पहला केस समझते हैं, दूसरा केस बहुत बाद में आएगा, सही, कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कैसे होती है। तो उसके लिए हमारे पास हमें एक चीज समझनी है जिसको हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, सही है। नाम नाम बड़ा गंदा सा है, सही, मैं शो मारने के लिए इस्तेमाल करूँ ताकि तुम पे रोब झाड़ सकूं कि मेरे को भी थोड़ी चीजें आती हैं, सही। वर्क एनर्जी और थ्योरम, सही है। अच्छा जनाब। अच्छा, तो अब ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली तुम लोग जो है ना वो उसके अंदर पढ़ के आए हो, सही। ओ लेवल्स के अंदर पढ़ के आए हो, सही। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो बता दो, सही है। कॉन्सेप्ट दरअसल ये है कि तुम्हारे पास लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ले लो, सही है। तुमने उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई F न्यूटन की, सही है, और उसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेट्स से दिस इज द फोर्स, राइट। और ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे मूव कर रहा है ये डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, सही है, लेट्स से s। इनिशियली उसकी स्पीड u थी, फाइनली उसकी स्पीड v थी, राइट। तो अगर तो ऐसा सिस्टम है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि ये जो आपने कांस्टेंट फोर्स लगाई है ना, दैट कांस्टेंट फोर्स कॉजेज द चेंज इन वर्क डन, राइट। सही है, दैट कांस्टेंट फोर्स कॉजेज द चेंज इन वर्क डन, सही है, और दैट कांस्टेंट फोर्स प्रोड्यूसेस द वर्क डन, एंड दैट वर्क डन प्रोड्यूसेस द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। क्या कहता है ये बात? ये कहता है कि भाई द कांस्टेंट फोर्स produces the
द वर्क डन, द, अरे भाई, द वर्क डन एंड द वर्क डन प्रोड्यूस produces the change in kinetic energy. ओके बच्चे, ये बात क्लियर होती है? अगर तुम इसको एक्सपैंड करके लिखना चाहो तो एक्सपैंड करके क्या बनेगा कि तुम्हारे पास ये बन जाएगा, तुमने कहा कि भाई वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये आ गई इक्वेशन की फॉर्म में, सही है? वर्क डन तुम्हारे पास किस फॉर्म में, फोर्स की फॉर्म में, फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास है हाफ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सही है? अच्छा, तुम्हें पता है कि फोर्स, न्यूटन अंकल बता के मरे थे कि फोर्स हमारी माँ के बराबर होती है, सही है? सो हमने इसको रिप्लेस कर दिया एम ए से, ये हमारे पास हो गया, सही है? मास से मास कैंसिल कर दो, क्या चीज बची है, टू वहां भेज दो। 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये मुझे बताएगा कोई बच्चा, ये इक्वेशन कहीं पढ़ी हुई लग रही है, किसी ने बताई है तुम्हें ऐसी इक्वेशन? ये वो काइनेमेटिक्स में शायद पढ़ी थी नहीं, है ना, है ना? पूरी वो याद आ गई। बहुत बढ़िया यार, वेरी नाइस, हैवी। सही। और भी किसी को वहीं का याद आ रहा है काइनेमैटिक्स का? नहीं सर, ये प्लीज। समझा देंगे। भाई, क्या क्या भाई, क्या क्या समझाऊं? ये डेरिवेशन जरा इसकी समझा दें। हमें आए, इसमें क्या समझाऊं? कोई कोई स्टेप नहीं समझ में आया, कोई पार्ट या पूरी? ये एफ से आपने एम ए और ये देखो देखो देखो, सबसे पहले हमने ये कहा कि सबसे पहले तो इसकी अंग्रेजी तुम्हें समझ में आई है। हमने कहा कि भाई हम कांस्टेंट फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं ना, उस कांस्टेंट फोर्स की वजह से हमें जो है ना वर्क डन जनरेट हो जाएगा सिस्टम के अंदर, क्योंकि अगर फोर्स आप लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है, वर्क डन हो जाएगा, ओके? और वर्क डन जो है, चूंकि कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन एफ इक्वल्स टू एम ए, राइट? तो ये एक्सेलरेशन जनरेट करेगा, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, राइट? तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज आ जाएगा, राइट? इज दैट क्लियर भाई? जी सही हो गया। तो हमने कहा कि भाई वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हमने ये रख दिया इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द वर्क एनर्जी थ्योरम, ओके? और फिर हमने वर्क को एक्सपेंड कर दिया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के अंदर। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं है भाई, ओके? सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखा, राइट? इसी को उठा के हमने यहाँ रख दिया, समझ रहे ना भाई? और जी फोर्स हमें पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से, जब हम न्यूटन सेकंड लॉ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को सिंप्लीफाई करते हैं, मास को कांस्टेंट रख के, तो उसके अंदर हम कहते हैं कि भाई एफ इज इक्वल टू एम ए, राइट? तो हमने उसको एम ए से रिप्लेस कर दिया, राइट? और फिर मास को मास से मैंने कैंसिल कर दिया, टू को वहां भेज दिया, तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। समझ रहे हैं ना भाई? जी सर, जी सर। ओके, परफेक्ट, सही है। अब तुम याद करो कि जब भी हम काइनेमैटिक्स पढ़ते थे, मैंने तुम्हें बताया था कि काइनेमैटिक्स के कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वर्क एनर्जी पावर से सॉल्व होंगे, ओके? और उनके लिए कंडीशन क्या है? तुम मुझे बता सकते हो, कोई बच्चा मुझे बता सकता है इस इक्वेशन को यूज करने के लिए कंडीशन क्या है? एनीबॉडी? सर, तीन चीजें रिक्वायर होनी चाहिए। अबे नहीं ना। चलो ओके, मान लिया वो तीन चीजें रिक्वायर, वो तीन चीजें मैंने तुम्हें बता दी, सही है? लेकिन इसके अलावा कंडीशन क्या है, मतलब वो तीन चीजें गिवन है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा कि उन हम तीन चीजों के होते हुए भी तुम इसको इक्वेशन को यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते? एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल। वेरी गुड, बेहतरीन हो गया भाई, एयर रेजिस्टेंस। देखो मेन चीज है तुम्हारे पास एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल। अगर तुम्हारे पास एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं है, सिग्निफिकेंट है, तो क्या फर्क पड़ेगा, मैं अभी करके दिखाने वाला हूँ, डोंट वरी। सो तो तुम्हारे पास इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? सो रेजिस्टिव फोर्स should be, should not be present, should not be present, okay? सही हो गया, ये बात तुम लोग को समझ में आ गई। देखो मैकेनिक्स के अंदर जो अल्लाह के नेक बंदे मैथ्स के साथ जो है ना प्योर के साथ मैकेनिक्स पढ़ लें, तो वो मैकेनिक्स में तुमसे बार बार ये बोलेगा, काइनेमैटिक्स का क्वेश्चन देगा, बोलेगा यूज द एनर्जी मेथड टू सॉल्व इट, ओके? तुम्हें तुम्हें इवन के फिजिक्स के अंदर भी, काइनेमैटिक्स के अंदर वो तुम्हें कोई ऐसा क्वेश्चन देगा जो कि तुम्हें लग रहा होगा काइनेमैटिक्स से सॉल्व होगा, लेकिन वो तुमसे बोल देगा यूज द एनर्जी मेथड टू सॉल्व इट, ओके? सो दिस इज, सॉरी, दिस इज द एनर्जी मेथड, ओके? और उसकी डेरिवेशन ये काइनेमैटिक्स है, ओके? तो जब तुमसे बोले जाए कि एनर्जी मेथड यूज करो, यू हैव टू यूज दिस। जब तुमसे बोले जाए काइनेमैटिक्स यूज करो, यू हैव टू यूज दिस, राइट? अगर तुमसे कुछ भी नहीं बोला, एक सिस्टम तुम्हें दिया हुआ है, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, उसमें तुम्हें मास नहीं दिया हुआ,
मास नहीं दिया हुआ, आई एम सेइंग इट अगेन कि मास नहीं दिया हुआ, सही है। तो तुम उस सिस्टम को, रेजिस्टेंस भी नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, मास भी नहीं दिया हुआ, तो तुम उस सिस्टम को काइनेमैटिक्स से भी सॉल्व कर सकते हो, तुम उस सिस्टम को वर्क एनर्जी पावर से भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, देखो ये ट्रिक है, तुम्हें किस तरह से क्वेश्चन को पिक करना है। क्वेश्चन के अंदर अगर लिखा हुआ है एमसीक्यू के अंदर या थ्योरी के अंदर एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, राइट, तुम फौरन देखो इसमें मास इसने कहीं कोट किया हुआ है या नहीं किया हुआ, मास कोट नहीं किया हुआ तो वो वर्क एनर्जी पावर से भी सॉल्व हो जाएगा और वो काइनेमेटिक से भी सॉल्व हो जाएगा, यानी काइनेमेटिक की इक्वेशन ऑफ मोशन से वर्क एनर्जी पावर में तुम एनर्जी और वर्क को एनर्जी को रिलेट करोगे, सॉल्व हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर उसने मास दिया हुआ है, सही है, तो फिर जो है वो कहीं फोर्स फोर्स से आपस में रिलेट करेगा। ओके, तो इसका जरा प्लीज ध्यान में रखना, राइट। अब ये तो हमने कही बात सिस्टम के अंदर जब रेजिस्टिव फोर्सेस प्रेजेंट नहीं थी, राइट। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास मान के चलते हैं कि भाई रेजिस्टिव फोर्सेस प्रेजेंट है, सही है, रेजिस्टिव फोर्सेस और प्रेजेंट। ओके, अच्छा बच्चों, रेजिस्टिव फोर्सेस प्रेजेंट है मतलब क्या हुआ कि भाई अपोजिंग फोर्स यहाँ पे कहीं लग रही होगी, इधर लग रही होगी कहीं पे, सही, छोटी सी लगा देते, सही, रेजिस्टिव फोर्स लगा दी। अब इसकी वजह से क्या होगा, अब देखो दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स, ये जो तुमने एफ लगाई हुई है दिस इज बेसिकली द एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, सही है। और ये एक्सटर्नल फोर्स जो है वो तुम्हारे पास जो है वो वर्क डन तुम्हें जनरेट करके दे रहे हैं। ओके, प्लीज कीप इन माइंड वर्क एनर्जी थ्योरम जब लगेगा जब एक्सटर्नल फोर्स होगी। ओके, वर्क अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा करेगा, वो भी बताना है मैंने आगे जाके, सही। सो रेजिस्टिव फोर्स हमारे पास आ गई, रेजिस्टिव फोर्स आर प्रेजेंट, तुमने कह दिया कि भाई अब क्या होगा, अब तुम्हारे पास जो भी एक्सटर्नल वर्क डन तुम कर रहे हो, जो भी तुम मेहनत मजदूरी कर रहे हो, तो वो तुम्हारी जो मेहनत मजदूरी होगी वो उसमें से, यानी जो तुम्हारे पास एक्सटर्नल वर्क डन है, दिस इज एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन। ओके, ये एक्सटर्नल वर्क डन जो है वो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा, राइट। और ये इसमें से कुछ पोर्शन ऑफ द एक्सटर्नल वर्क डन जो है वो तुम्हारे पास हीट के अंदर चले जाएगा। ओके, जिसको तुम कह दोगे कि वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स। ओके, एफ टाइम्स एस, सही है। सो अब ये इक्वेशन बनेगी, अब ये इक्वेशन बनेगी, राइट। अब जब तुम इसको एक्सपेंड करोगे सो यू कैन नेवर गेट दिस थिंग अगेन। ओके, जब तुम्हारे पास एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, हम इसको खोल के भी देख लेते हैं, फोर्स सर ये WEXT क्या है? एक्सटर्नल वर्क डन है, अच्छा। और वो सही है, आर रेजिस्टेंस। हाँ जी, एक्सटर्नल वर्क। ओके, और ये तुम्हारे पास है वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स। ओके, वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स, फोर्स। ओके, देखो एक एक छोटा सा प्रॉब्लम, वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में और फोर्सेस के चैप्टर में तुम, हमने इक्वेशंस बनानी सीखी, हमने इंक्लाइन प्लेन देखे, हमने इंक्लाइन प्लेन की इक्वेशंस देखी, सही है, बल्कि मैं तुम्हें ले चलता हूँ इंक्लाइन प्लेन पे ताकि तुम्हें याद आ जाए, सही है। सो हमने यहाँ पे कुछ ये इंक्लाइन प्लेन देखे, सही है, हमने इंक्लाइन प्लेन देखे, इंक्लाइन प्लेन की इक्वेशंस देखी, सही है, फोर्सेस किस तरह से इंक्लाइन प्लेन पे हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट, हमने ये सारी इक्वेशंस देखी, सही है। अब देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हें याद रखनी है, देखो कभी तुम सिस्टम के अंदर जो है तुम्हें बहुत सारी फोर्सेस दी हुई होंगी, तुम उन फोर्सेस को लेके काम करोगे। ओके, उन फोर्सेस की इक्वेशन बनाओगे। कभी सिस्टम के अंदर एनर्जीज दी हुई होंगी, तुम एनर्जीज को लेके काम करोगे, एनर्जीज की इक्वेशन बनाओगे। ओके, प्लीज कीप इन माइंड कि फोर्सेस की इक्वेशन के अंदर एनर्जी नहीं आनी चाहिए, एनर्जी की इक्वेशन के अंदर फोर्सेस नहीं आनी चाहिए। ओके, फोर्सेस की इक्वेशन अलहदा पूरी बनेगी, एनर्जी की इक्वेशन अलहदा पूरी बनेगी, राइट। मतलब तुम अगर एनर्जी की इक्वेशन लिख रहे हो और तुमने उसके अंदर कोई फोर्स ऐड कर दी, ये गलत है। तुम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर सकते हो, वो वर्क डन बनेगा, ओके, उसका मसला नहीं है। लेकिन अगर तुम सिर्फ और सिर्फ फोर्स लिख दो एनर्जी की इक्वेशन के अंदर तो अब ये गलत है। कैसे? जैसे जो है तुम अभी यहाँ पे अभी हमने किया, जैसे ये वाली इक्वेशन हम कर रहे हैं, सही है। अब हमने ये इक्वेशन बनाई, सही है। अब देखो ये मसला मेरे साथ होता था इसलिए मैं तुम लोग को बार बार बता रहा हूँ, सही है, कि मुझे नहीं समझ में आता था कि किस तरह से इक्वेशन बनाना है। अब देखो यहाँ पे वर्क डन है, सही है, ये वर्क डन है, सही है, जो कि तुमने एक्सटर्नल वर्क डन किया हुआ इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी तुमने लिखा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अब उसने रेजिस्टिव फोर्स दी हुई थी, तुमने रेजिस्टिव फोर्स का एफ लिख दिया, सही है। दिस इज एन इनकरेक्ट इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास सारी चीजें वर्क डन की फॉर्म में, एनर्जीज की फॉर्म में, जूल्स की फॉर्म में, तो सब चीजें जूल्स होनी चाहिए, राइट, न्यूटन नहीं होना चाहिए कुछ भी। ओके,
तो हाँ, लेकिन ये वाला जो वर्क है, अब तुम अगर इसको कोई बंदा लिख रहा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, देन वो करेक्ट है, कोई मसला नहीं है। और अगर तुम इसको जो है वो यहाँ पे फ्रिक्शन कर दो और इनटू एस कर दो, देन अगेन नो प्रॉब्लम, राइट। बट खाली फोर्स लिखोगे एनर्जी की इक्वेशन में या वर्क डन डाल दोगे फोर्सेस की इक्वेशन में, गलत हो जाएगा। ओके, सो प्लीज कीप इन माइंड दैट, ये बहुत आगे काम आने वाला है, मैकेनिक्स के अंदर भी काम कराएगा और ये इसके अंदर भी काम कराएगा। ओके। अच्छा जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या बताती है? बेसिकली देखो, जहाँ पे भी याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, वो आपको ये बताएगी कि एनर्जी स्टोर इन एनी सिस्टम ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन। ओके, एनर्जी स्टोर इन एनी सिस्टम ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन, ये आपको पोटेंशियल पोटेंशियल का वर्ड जो है वो आपको ये रेफर करेगा। अब वो चेंज इन पोजीशन जो है अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होगा, तो वो तुम्हें जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बता देगी। चेंज इन पोजीशन अगर कोई ऐसे स्प्रिंग वाले सिस्टम में, इलास्टिक सिस्टम में होगा, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बता देगी, सही है। चेंज इन पोजीशन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बता देगी, राइट। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमें बता दिया करेगी, राइट। सो तो यहाँ पे अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो, सो इट बिकम अच्छा जी, एनर्जी स्टोर ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन, द चेंज इन पोजीशन, सही। एनर्जी स्टोर ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन एन ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, ये हमारे पास जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन। डेफिनेशन तुमसे नहीं पूछेगा, काइनेटिक एनर्जी की भी नहीं पूछेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की भी नहीं पूछेगा। खैर, तो फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास जो है ना वो जीपीई का फॉर्मूला तुम्हारे पास हो जाएगा, जीपीई इज इक्वल्स टू एम जी एच। ओके, अगर तुम लेट्स से अगर तुम्हारे पास जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, तुमने उस ऑब्जेक्ट को एक ग्राउंड लेवल से इधर इधर तक लेके गए हो, सही है। तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी, सही है, वो एनर्जी तुम्हारे पास आ जाएगी एम जी एच की फॉर्म में, राइट। ये आ जाएगा एच, और ये जो एनर्जी आ जाएगी वो एम जी एच की फॉर्म में हो जाएगी, सही है। क्योंकि बेसिकली एम जी जो है वो नीचे फोर्स लग रही थी, एम जी की फोर्स नीचे लग रही थी। ओके, अब आपने एक फोर्स लगाई है ऑपोजिट डायरेक्शन में, सही है, और उसकी वजह से एच का डिस्टेंस कवर हुआ है, सही है, जो कि फोर्स जो है वो इक्वल होगी एम जी के, सही है। तो इस वजह से जो है वो जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ उस फोर्स की वजह से, वो आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। ओके, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करोगे तो ऊपर जाओगे, ग्रेविटी की डायरेक्शन में काम करोगे तो तुम्हारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज होगी, नीचे आओगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज होगी, काइनेटिक के अंदर आ जाएगी, राइट। तुम जैसे जो है ना, अगर कोई जैसे तुम सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे हो तो तुम्हारी स्पीड खुद ही बहुत तेज हो जाती है, तुम सीढ़ियों ऊपर चढ़े हो तो तुम्हें जो है ना बड़े जतन करने पड़ते हैं, बड़े मुश्किल से चढ़ते हो, राइट। इसी तरह से अगर तुम हिल से, पहाड़ से नीचे आ रहे हो या कोई इंक्लाइन प्लेन से नीचे आ रहे हो, तो तुम खुद ही बहुत जो है स्पीड अप हो जाते हो, राइट। तो वो बेसिकली क्या है, तुम्हारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक के अंदर कन्वर्ट हो रही होती है, राइट। सो इसको तुम ये भी कह सकते हो कि वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, सही हो गया। दोनों एक ही चीज़ है, सही है। तो क्वेश्चन के अंदर अगर दोनों चीज़ें चेंज करके देगा तो इससे कंफ्यूज नहीं होना प्लीज, सही है। अच्छा जी, एम जी एच हो गया। अगर तुम मतलब चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, तो तुम्हें चेंज का फॉर्मूला मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चेंज जो है ना वो थोड़ा सा तुमसे पूछेगा, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बार बार आएंगी, सही है। सो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली एम जी एच टू माइनस एच वन। ओके, ये तुम्हारे पास है सर, चेंज इन ग्रेविटी, यस बोलो। ये ऊपर आपने क्या लिखा था, वर्क डन? अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है सर। सही हो गया। अच्छा जनाब, सो हमारे पास जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी हो गई, सही, और हमने इसको कहा कि भाई वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, सही। तो हमने ये दो चीज़ें देख ली। अब अच्छा, थर्मल एनर्जी के अंदर मुझे ऐसा कोई चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थर्मल एनर्जी इज जस्ट कॉज बाय द फ्रिक्शन फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स। या चलो एक एक आधी लाइन लिख देते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं, आगे चलते हैं, सही। वर्क डन ड्यू टू कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स। ओके,
प्लीज कीप इन माइंड वर्क डन जहां जहां पे भी होगा वहां वहां पे आपके पास रेजिस्टिव फोर्स, वहां वहां पे फोर्सेस कांस्टेंट होगी, चाहे फॉरवर्ड फोर्स हो, बैकवर्ड फोर्स हो, रेजिस्टिव फोर्स हो, वॉट सही, लेकिन वो फोर्स कांस्टेंट होने वाली है। ओके, तो तुमने यहाँ पे कह दिया कि भाई कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स, अब तुम अगर आगे लेके जा रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को, सही है, और उस ऑब्जेक्ट को तुमने एक फोर्स लगा दिया एफ, सही है, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स आएगी तब जब तुम कोई ऑब्जेक्ट तुम्हारा मूव हो रहा होगा। ओके, तो अभी जो बैकवर्ड फोर्स है ये बेसिकली तुम्हारे पास जो है ना ये रेजिस्टिव फोर्स आएगी, सही। अब जब जब तुम जितना लेट से इतना ट्रैवल कर रहे हो आगे, सही, इतना अगर तुम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो एस का डिस्टेंस, राइट, तो उस एस के डिस्टेंस में एफ, जो कैपिटल एफ है वो तुम्हारी जो फॉरवर्ड फोर्स है वो बेसिकली बॉक्स को आगे लेके जा रही है, लेकिन जो स्मॉल एफ है वो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस भी करवा रहा है। ओके, सो ये तुम्हारे पास जो है ना बस रेजिस्टिव फोर्स का कॉन्सेप्ट है। ओके, और रेजिस्टिव फोर्स का ऐसे कोई फॉर्मूला हमारे सिलेबस में नहीं है, बस वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स तुम एफ इंटू एस की फॉर्म में लिखोगे। ओके, इज दैट क्लियर? अच्छा जी, सर चलो, ये कैपिटल एफ कांस्टेंट रहता है ना? सारी चीजें स्मॉल एफ भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सही है। तो अच्छा जी, अब हमने ये चीज़ तो देख ली, अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम, अच्छा वर्क एनर्जी थ्योरम हमने वन डायमेंशन के अंदर तो अप्लाई भी किया था, सही, कि काइनेटिक एनर्जी और हमने कहा था कि भाई वर्क डन जो भी एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाई है उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो भी वर्क डन होगा वो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, सही। हमने एक सिनेरियो ये कहा था कि जब हमारे पास कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं थी, फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई अगर हमारे पास रेजिस्टिव फोर्स होंगी तो जो भी आपने अप्लाइड, जो भी आपने फोर्स अप्लाई की है उसमें से कुछ जो फोर्स की वजह से वर्क डन होगा तो कुछ वर्क डन जो है वो आपके पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और कुछ जो है वो उसके अंदर चले जाएगा और रेजिस्टिव फोर्सेस के अंदर चले जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास जो है वो दो चीज़ें, सही है। अच्छा जनाब, चलें, अब यहाँ से अगर थोड़ा सा आगे लेके चलें, एक मिनट, अ, 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 तो अब हमें हमने जो है ना एक्सटर्नल वर्क डन को रिलेट करना है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से, सही। किस तरह से रिलेट करते हैं आ जाओ, अब यहाँ से जो है ना तुम्हारे सारे कहानी जो है ना तुम्हारी इंपॉर्टेंट शुरू होगी, सही। क्वेश्चन के अंदर वो तुम्हें जो है अगर एमसीक्यू आएगा तो एमसीक्यू के अंदर तुम्हें सब कुछ मिला के देगा, तुम्हें एक ही नंबर में सारा कुछ करना होगा, अगर थ्योरी के अंदर आएगा तो 3-4 नंबर के अंदर देगा, राइट। हम कुछ सिनेरियोज अज्यूम करते हैं, सही है, हॉरिजॉन्टल वाला केस हमने अज्यूम कर लिया, वर्टिकल के अंदर जो है सिंपल सा केस है वो भी हम उसकी हमें जरूरत नहीं है। या चलो वर्टिकल का भी एक केस मेरे जहन में आ रहा है, कर लेते हैं बस इसके अंदर जो है ना अब इसकी सिर्फ एप्लीकेशन समझानी है कि भाई डिफरेंट केसेस के अंदर इक्वेशन किस तरह से बनेगी। ओके, सो लेट्स से तुम्हारे पास जो है, चलो एप्लीकेशन और इसकी जो है ना एप्लीकेशन ले लेते हैं। सही है, एप्लीकेशन किसकी है, वर्क एनर्जी थ्योरम की, वर्क एनर्जी थ्योरम, सही है। अच्छा जी, हॉरिजॉन्टल मोशन हम कर चुके हैं। ओके, वर्टिकल मोशन की अगर बात करें, सो देखो वर्क एनर्जी थ्योरम में हमें हमेशा कोई ना कोई एक फोर्स, कांस्टेंट फोर्स चाहिए जो कि हमें वर्क डन करवाएगी, सही। लेट से मेरे पास जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, सही है, और उस ऑब्जेक्ट पे जो है ना मैं फोर्स लगा रहा हूँ ऊपर, सही है, ये फोर्स है एफ। अब ये फोर्स कांस्टेंट है। ओके, सो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फोर्स कांस्टेंट है, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर मूव कर रहा है, सही है। लेट्स से इस ऑब्जेक्ट ने जो है ना वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सही है, इतना डिस्टेंस, सो ये डिस्टेंस जो है वो इस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया एच का, सही। और इनिशियली जो है वो रेस्ट पे था, सही, रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, सही। तो अब इस केस के अंदर तुम्हारे पास देखो कांस्टेंट फोर्स तुमने लगाई हुई है, कांस्टेंट फोर्स जो है वो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी को भी इंक्रीज कर रही होगी, राइट। और कांस्टेंट फोर्स जो है वो तुम्हारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को भी इंक्रीज करेगी। ओके, सो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या होगा कि एफ जो होगा, यानी अब जब अब तुम क्या करोगे कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय एच। ओके, दिस इज योर वर्क डन। ओके, दिस इज योर वर्क डन, और वर्क डन किसकी वजह से, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। ओके, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, ये मैं नीचे सब्सक्रिप्ट में ई एक्स टी लिख रहा हूँ, सही।
सो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास आ गया एफ टाइम्स एक्स। ओके, अब ये जो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स है किन किन चीज़ों में कन्वर्ट हो रहा है? ये एक तो तुम्हारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी को चेंज करवा रहा है, तुम्हारी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कह लो या इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी तुम कह लो, सही है। प्लस दूसरी चीज़ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर रहा है, यानी इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कर रहा है। सही है। तो ये तुम्हारे पास दो केसेस हैं। तुम प्लीज ये मत सोचना कि जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी एट मैक्सिमम हाइट उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, या उसकी वेलोसिटी जैसे जैसे ऊपर जाता है वो कम होती रहती है, राइट। यहाँ पे वो वाला मोशन नहीं है, यहाँ पे हम फोर्स कांस्टेंट लगा रहे हैं। वो वाला जो मोशन होता था उसमें कांस्टेंट फोर्स नहीं लगती थी, ओके। वो दूसरा वाला भी हमने मोशन करना है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर जाएगा, ओके। सो अब यहाँ पे हमारे पास अगर तुम इसके फॉर्मूला को एक्सपैंड करके देखना चाहो तो तुम्हारे पास फोर्स इंटू एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, राइट। ये तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के चेंज का फॉर्मूला है, सही। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आ जाएगी, राइट। प्लस एम जी एच, एम जी एच टू माइनस एच वन कह लो, सही है। देखो तुम सारी एनर्जीज का चेंज कंसिडर कर रहे हो, ओके। सो तुम्हारे पास जो मैक्सिमम तुम फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी माइनस मिनिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, राइट। इज दैट क्लियर बच्चों? एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? ये बात समझ में आती है? जरा हाँ ना करा दो प्लीज। सर ये काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करेंगे तब वर्क डन मिलेगा? हाँ जी, मतलब ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन बेसिकली कुछ इसका पोर्शन जो है वो काइनेटिक में जा रहा है और कुछ इसका पोर्शन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में जा रहा है, गेटिंग? जी सर ठीक। अच्छा जी। चलो, ये बात समझ में आती है। आगे लेके चलते हैं थोड़ा सा, सही है। ये हमारे पास एक केस हो गया। प्लीज कीप इन माइंड, प्लीज कीप इन माइंड, दोबारा बार बार मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ कि यहाँ पे हम फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं। मैं तुम्हें जो है ना इसी को करके भी दिखा देता हूँ, सही है। लेट्स से कि सर भाई, सर बोलिए बोलिए। वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाते हैं तो वो वाली एनर्जी होती है ना, जी 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 अगेंस्ट। जी जी जी, ठीक। यस यस यस। ओके, मैं इसकी ना वैल्यूज दे देता हूँ, तुम इसको मुझे जरा सॉल्व भी कर दो। सही है। सो मैंने एच एच दे दिए, लेट्स से 10 मीटर। सही है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट में दे रहा हूँ तुम्हें 20 केजीज, ओके। 20 केजीज, सही है। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि भाई इसके अंदर जो है ना, इस क्वेश्चन के अंदर तुम मुझे फाइंड वी, सही, वी निकाल दो मुझे, सही हो गया। अच्छा जी, आ जाओ, करने की कोशिश करते हैं, जरा प्लीज साथ देना। अच्छा, फोर्स भी नहीं है, फोर्स हम ले लेते हैं, 20 न्यूटन की फोर्स हम ले लेते हैं। हम्म, सही है। चलो, सही है। सो 20 न्यूटन की फोर्स है जो कि इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लिफ्ट कर रही है, सही है। और जो मैंने मैक्सिमम हाइट यहाँ तक जो है ना, दिस इज द मैक्स पॉइंट, मैक्स पॉइंट यहाँ तक जो है ना वो इसने लिफ्ट किया, सही है। सो अब हम इसको वर्क वर्क वाले जो है ना तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, सही है। सो हमें पता है कि भाई जो हमने फोर्स अप्लाई की है वो हमारे पास है 20 न्यूटन की, सही है। और उसकी उस फोर्स ने जो है वो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करवाया, ओके। सो ये हमारे पास आ गया वर्क डन। वर्क डन हमारे पास आ गया 200। ओके, हमें पता है भाई हाफ एम हमारे पास है 20 केजीज। वी हमें नहीं पता। उसने हमें कहा है कि इनिशियली रेस्ट पे था और रेस्ट से उसने जो है ना वो फोर्स एफ की वजह से एक्सेलरेट हुआ है, सही है। सो हमने इसको कर दिया 0, ओके। फिर उसके बाद प्लस मास हमारे पास है, अच्छा जी, मास हमने दिया दे रखा है 20, सही है। जी हमारे पास है 9.81, सही है। और अब फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट, इनिशियल हाइट ऑब्वियसली बात है 0 हमने ली हुई है, फाइनल हाइट हमने 10 दी हुई है, सही। सो 10 - 0, ओके। सो ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो ये हो जाएगा 10 V² प्लस 200 × 9.81, सही है। तो कर लो, ज़रा सॉल्व कर लो, कितना बनता है? 1962। 1962। अजीब सा बनेगा लेकिन, कोई अजीब सी वैल्यू आ रही, वन यहाँ नाइन से आ सिक्स रही। टू 1962। अच्छा जी, तो मुझे ना फिर एक काम करना पड़ेगा, मुझे इस फोर्स को ज़्यादा करना पड़ेगा। मैं फोर्स बढ़ा देता हूँ, मैं फोर्स जो है ना 200 कर देता हूँ, वरना फिर जो है ना मेरा क्वेश्चन अजीब सा आएगा। 200 न्यूटन, सही है, चलो।
अच्छा जनाब, सो ये बस ये इसके अंदर थोड़ी सी चेंज आएगी तो 2000 हो जाएगा। सही, 1962, ओके। सही है, ये आ गया। सही, इसको वहां भेज देते हैं। सो 2000 माइनस 1962 डिवाइडेड बाय 10 और अंडर रूट। सही हो गया। इज इक्वल्स टू वी, निकाल दो प्लीज, कितना बनता है? 1.95 मीटर पर सेकंड। 1.95 मीटर्स पर सेकंड। बच्चों ये बात समझ में आती है तुम लोग को? कितनों को समझ में आई, कितनों को नहीं आई? प्लीज सच्ची सच्ची बताओ। यस, जरा हाँ ना बोल दो यार, फिर थोड़ा सा मुझे समझ में आ जाए। सर आ गई समझ। है? जी सर, ओके, आ गई। आ गई है। ओके ओके ओके, चलो आगे चलते हैं। सही। सो अब देखो तुम्हारे पास, देखो मैं पहले 20 लिया था। अब 20 में मसला ये था, जब मैंने 20 न्यूटन की फोर्स ली थी तो उसमें मसला ये आया था कि मेरी जो एक्सटर्नल फोर्स थी वो वेट से ही कम थी, राइट? क्योंकि 20 का अगर तुम वो ले लो, मास भी मैंने 20 दिया हुआ था और फोर्स भी मैंने 20 दी हुई थी, राइट? तो वो इलॉजिकल सा क्वेश्चन वो बन रहा था, सिनेरियो बन रहा था, तो मैंने थोड़ा सा चेंज किया। ओके, ये एक केस हो गया। सही है। चलो एक और देख लेते हैं। सही है। अब देखो मैंने कैलकुलेशन इसलिए करके दिखाई है ताकि तुम्हें जो है ना कहानी समझ में आ जाए। सही है। दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस ये है कि भाई इंक्लाइन प्लेन वाला ले लेते हैं। अच्छा, एक और चीज मेरे जहन में आ रही है। यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि भाई सर, अगर आपने इसका जो है वो वर्टिकल फोर्स दी हुई है 200 की, तो इसकी वर्टिकली डाउनवर्ड भी तो फोर्स आएगी जो कि आपके पास आ जाएगी 20 × 9.81। हम उसको क्यों नहीं कंसिडर कर रहे? सही है। और हम उसको माइनस करके रिजल्टेंट फोर्स निकाल लें, और रिजल्टेंट फोर्स निकाल के फिर उसको हम एच से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो हमारे पास क्या आएगा? सही है। तुम्हारे जहन में शायद ये क्वेश्चन आ सकता है, या मे बी नहीं आ रहा हो। सही है। तो बेसिकली इसके दो जवाब है। पहला जवाब तो ये कि हमने इसी तरह से किया है, राइट? और वो कैसे? देखो, जो अपवर्ड फोर्स है वो हमारे पास आ रही है 200, जो डाउनवर्ड फोर्स है वो बेसिकली क्या है? mg है, राइट? और mg हमारे पास ये आ रही है, राइट? सो mg हमने, अगर तुम इसको यहाँ पे ले आओ, अगर तुम इस पूरे सिस्टम को, यानी इस पूरे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे मूव कर दो, तो हमारे पास क्या चीज बन जाएगी? F टाइम्स H, सही है, माइनस mg टाइम्स H2। H1 तो आपके पास जो है वो जीरो ही है, राइट? और H और H2 बेसिकली सेम चीज है, राइट? सो तुम्हारे पास जो है फोर्स आ जाएगी आपके पास 200 न्यूटन, राइट? माइनस तुमने कर दिया 20 × 9.81, राइट? और तुमने इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया डिस्टेंस से, जो कि तुम्हारे पास है 10 मीटर का, राइट? तो बेसिकली वही चीज बन रही है। सही हो गया। तो इसीलिए, अच्छा दूसरी चीज ये है कि अगर तुम इसको सिर्फ फोर्सेस की टर्म में कंसिडर करोगे तो एनर्जी नहीं लोगे, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, राइट? बिकॉज वी आर डिस्कसिंग एनर्जी एंड नॉट फोर्सेस। ओके, क्लियर ना बच्चों? जी सर। चलो आगे चलते हैं। अच्छा जी, एक और केस और करते हैं, फिर उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे चलेंगे। सही है। दूसरा केस ये है कि भाई अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, सही है, मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, सही है, और लेट से मैं जो ना गधा मजदूरी कर रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट पे, और इस ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। सही है। पता नहीं क्या अजीब बना है। सही है। चलो, सो मैं इस पे लगा रहा हूँ धक्के, लगा रहा हूँ मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ। सही है। अब देखो एक्सटर्नल फोर्स जहां जहां पे आएगी, प्लीज कीप इन माइंड कि ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है ये सिर्फ और सिर्फ तब वहां पे काम करेगा कि जहाँ पे तुम्हारे पास एक्सटर्नल फोर्स आ रही है। एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी ये काम नहीं करेगा। ओके, सो तुम्हें जब भी वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन आएगा तुम्हें ये फिगर आउट करना होगा कि एक्सटर्नल फोर्स दे रखी है या नहीं दे रखी है। ओके, चलो। सो यहाँ पे हमने एक्सटर्नल फोर्स दे रखी है एफ की, सही है, जो कि इस ऑब्जेक्ट को जो है ना रैम के ऊपर मूव करा रही है। ओके, मैंने तुम्हें एंगल दे दिया है, मैंने तुम्हें एंगल दे दिया थीटा। पता नहीं क्या बन रहा है। सही है। थीटा ले लो, कोई भी ले लो, 30 ले लो। सही। अच्छा जनाब, ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इस पॉइंट तक आ रहा है ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट तक। सही। इनिशियल स्पीड उसकी कोई ना कोई है u, फाइनल स्पीड है v। सही, अभी मैं वैल्यूज नहीं दे रहा, अभी हम ऐसे ही करते हैं। सही, फाइनल स्पीड v है। सही है। डिस्टेंस जो है वो यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रेवल हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, तुम उसको s मान के चल लो। सही है। और ये वाली जो हाइट इसने कवर की होगी, हम्म, सही, ये जो हाइट इसने कवर की होगी ये हमने ये ले ली। ओके,
इसको हम h ले लेते हैं, सही है। या अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कोई मुझे बता सकता है ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है मैं इसको किस फॉर्म में लिखूंगा, कोई मुझे बता सकता है, अल्लाह का नेक बंदा, एनीबॉडी? अगर मैं वर्टिकल डिस्टेंस को s की फॉर्म में लिखूं। S S sin 30। अच्छा ऐसा लिखें, ओके फाइन, वेरी गुड। सो s साइन 30, सही है, ये साइन 30 ले लेते हैं, चलो सही है। ये चलो अभी फिलहाल साइन थीटा ले रहा हूँ क्योंकि 30 में फिर 1/2 आ जाएगा तो फिर तुम और कंफ्यूज होगे। सो एस साइन 30, सो एस साइन थीटा, ओके। ये मेरे पास वर्टिकल डिस्टेंस आ रहा है, सही। अब तुम्हें ये बात पता है कि तुम्हारे पास जो है वो एक्सटर्नल फोर्स तुम लगा रहे हो। एक्सटर्नल फोर्स क्या करती है? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आती है सिस्टम में। जब सिस्टम के अंदर एक्सेलरेशन आती है तो स्पीड चेंज होती है, तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी ऑल दो सिस्टम ऊपर जा रहे हैं, ओके। अगर तुम इसको फोर्स हटा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर स्पीड चेंज नहीं होगी ऊपर जाते हुए, राइट? स्पीड डिक्रीज होनी चाहिए, सही है। अच्छा जनाब, चलो ये हो गया। जब ये ऊपर जा रहा होगा तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, राइट? सो देखो, जब भी तुम एक्सटर्नल फोर्स लगा के कोई काम कर रहे हो तो ये जितने भी हम काम कर रहे हैं ये नेचुरल नहीं हो रहा। नेचुरली जैसे अगर तुम किसी भी चीज को ड्रॉप करो तो वो ऊपर से नीचे आएगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल डिक्रीज होगी, राइट? अगर तुम नीचे से ऊपर किसी भी चीज को फेंक रहे हो, काइनेटिक डिक्रीज होगी, पोटेंशियल इंक्रीज होगी, राइट? मैं बताऊंगा, ओके। बट ये नेचुरल नहीं है, यहाँ पे तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई हुई है, अगेंस्ट द ग्रेविटी तुम काम कर रहे हो, ओके। सो यहाँ पे तुम्हारे पास जो है एक्सटर्नल वर्क डन किसके बराबर होगा? एक्सटर्नल वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस, ई एक्स टी में लिख देता हूँ, सही है। वो तुम्हारे पास किसके बराबर होगा? काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा, प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। सेम इक्वेशन बनेगी, राइट? अब इस केस, अब हम दोनों केसेस के अंदर हमने बात की कि भाई हमारा सिस्टम स्मूथ है, रफ नहीं है, सही है। यहाँ पे भी तुम सिस्टम स्मूथ मान के चलो, स्मूथ, सही है। स्मूथ बोले तो कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, जिंदगी सुकून में मजे में चल रही है, सही है। यहाँ पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, जिंदगी मजे में, सही है। तो अब यहाँ पे जो है हमारे पास अगर तो फ्रिक्शन फोर्स होगी, चलो मैं उसकी अलग से इक्वेशन बना दूंगा, सही है। ये हमारे पास स्मूथ सिस्टम बन रहा है, सही। स्मूथ सिस्टम की ये इक्वेशन बन रही है, सही। अच्छा, अब इसके लिए तुम अगर इसको एक्सपैंड करना चाहो, एक्सपैंड करके लिख लो, नहीं करना चाहो, ये वाली चीज तुम्हें बस समझ में आनी चाहिए, ओके। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो एक्सटर्नल वर्क डन है ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा, ओके। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिक्रीज होती क्योंकि हाइट कम हो रही है, और काइनेटिक इंक्रीज हो जाती, राइट? सो अब ये डिपेंड करता है, सही है। मैं इसको आगे फर्दर नहीं सॉल्व करवाने लगा हूँ, सही है। अगर तो ये तुम्हारे पास स्मूथ केस के लिए, सही है, स्मूथ, सही है। और ये तुम्हारे पास है रफ, सही है। अब रफ के अंदर क्या सीन है कि तुम्हारे पास जो भी एक्सटर्नल वर्क डन होगा, एक्सटर्नल वर्क डन वो तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी के तो चेंज करेगा, सही है, प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को भी चेंज करेगा, दोनों इंक्रीज होंगी, सही है। प्लस कुछ ना कुछ जो है वो वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्सेस भी होगा, ओके। सो अब ये वाली चीज जो है वो यहाँ पे चली जाएंगी, ओके बच्चों, क्लियर हो रहा है? तो तुम्हें इसकी इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। याद रखो, अगर पेपर 2 में क्वेश्चन आएगा तुमसे वो स्टेप बाय स्टेप करवाएगा, पेपर 1 के अंदर ये क्वेश्चन आएगा एक ही साथ करवाएगा, ओके। सो ये चीज़ तुम्हें बस आनी चाहिए, ओके। तो खैर, अच्छा इसके अंदर एक मेन चीज़ है वो तुम्हें पता होनी चाहिए कि जब तुम mgh का फॉर्मूला लगाओगे, अब यहाँ पे तुम्हें पता है कि वेट एग्जैक्टली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, सही। mg, सही है। सो mg के साथ जो तुम h लगाओगे वो वर्टिकल डिस्टेंस होना चाहिए, यानी s साइन थीटा होना चाहिए, सही है। ग्रेविटी हमेशा वर्टिकल डिस्टेंसेस पे काम किया करती होगी, ग्रेविटी के लिए हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या डिस्टेंस वगैरह मत ले लेना, गलत हो जाएगा। ग्रेविटी हमेशा वर्टिकल डिस्टेंस के लिए काम किया करेगी, ओके। सो ये हमारे पास दो केसेस हो गए, राइट? इसके अंदर भी अगर तुमने जो है इसके अंदर भी अगर तुमने रफ केस को इंट्रोड्यूस करवाना है तो यहाँ पे तुमने वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स लगा दोगे, बाकी सिस्टम क्लियर हो जाएगा तुम्हारे लिए, राइट? अच्छा जी, अब उसके बाद जो है यहाँ तक तो तुम्हारी कहानी हो गई एक्सटर्नल फोर्स के साथ की, ओके, यानी तुम एक्सटर्नल फोर्स लगाए हुए थे और तुम काम कर रहे थे, राइट? अब तुम्हारे पास है अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो तुम्हारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, ओके। ऊपर वाला था वर्क एनर्जी थ्योरम, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कोई बता सकता है वैसे क्या होता था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? Energy can neither be created nor destroyed। बस, तो क्या होता है एनर्जी के साथ फिर? जी सर। one to another। अच्छा, इट फॉर्म इनटू अनदर। अच्छा जी, तो और टोटल एनर्जी क्या रहेगी फिर?
कैन बी ट्रांसफर्ड अनदर टोटल फॉर्म। एनर्जी कंजर्व होती है ना, सेम होती है। अच्छा ऐसा होता है। ओहो, और कोई है, और कोई बच्चा है? खंसा भी सही, खंसा भी बता रही है। और कोई बच्चा है? किसी का इसके अलावा कोई हट के कोई जवाब है? हटो बच्चों वाला। एनीबडी? मुजम्मिल तू भी बता दे कुछ यार प्लीज। एनर्जी नहीं पता? चलो आ जाओ। अच्छा, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इसको जब तुम थोड़ा बड़े होगे, टू में आओगे, तो इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से भी याद रखेंगे, ओके। और ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है ना, बहुत सारे डिफरेंट जो बच्चों वाले तरीके, ये जो तुम लोग डेफिनेशन बता रहे हो, ऑल दो ये डेफिनेशन सही है, बट थोड़ी बच्चों वाली है, थोड़ी सी हम जो है ना इसको बड़ों वाली लिखते हैं, सही है। यहाँ पे हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल की ही हम इसको बोल रहे होते हैं, ओके, पहली चीज़। अच्छा, जो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और वो सिर्फ ट्रांसफर ट्रांसफर होती है, सही है। तो वो ये चेंज इट्स फॉर्म जो है वो करती है। तो आप इसको जो है ना इस तरह से थोड़ा सा अच्छे तरीके से अगर लिखना चाहो, तो आप ये कह सकते हो कि भाई इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, सही। सबसे पहले तो इसका इसका जो है ना अब आपको बताना होगा, सही। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, सही, ये चीज़ आपने बतानी होगी, वरना आपका लॉ वायलेट होगा, सही। सो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, द टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व, सही है। रिमेन कंजर्व, रिमेन द सेम, और रिमेन कांस्टेंट, सही है। um, सही हो गया। सो ये आपके पास जो है टोटल एनर्जी आपके पास कांस्टेंट रहेगी, सही। और अगर तुम इसको मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना चाहो, द टोटल एनर्जी एट एनी वन पॉइंट शुड बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट द अदर पॉइंट, ओके, इस तरह से भी कह सकते हो, सही है। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, द टोटल एनर्जी एट एनी वन पॉइंट, सही है, will always equal to the total energy at the other point, okay। अब देखो ये थोड़ी डेफिनेशन जो है थोड़ी सी ज़्यादा मीनिंगफुल है, ओके। किस तरह से हम उसको करते हैं, समझते हैं, सही है। अब ये तो हमारे पास हो गया लॉ, सही है। अब इसके इस लॉ को हमने समझने के लिए ना बहुत सारी डिफरेंट एप्लीकेशंस देखनी है इसकी, सही, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, कि वो किस तरह से अप्लाई होगा। सो आ जाओ ज़रा करते हैं। अब सबसे पहले तो जो है ना वो हम हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, स्प्रिंग मास सिस्टम, सही है, पेंडुलम का सिस्टम, ये कुछ ऐसी बेसिक एग्जांपल है कि जो मतलब आपको जो है ना इसके एप्लीकेशन के अंदर आनी चाहिए, सही, जिससे आपका थोड़ा सा दिमाग खुल जाएगा कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, ओके। सो आ जाओ सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर देख लेते हैं, सही है। अब मेरे पास लेट से कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट जो है लेट से मेरे पास हॉरिजॉन्टल का पाथ मैंने बना दिया, सही है, और ये मेरे पास आ गया हॉरिजॉन्टल मोशन, सही, ऑब्जेक्ट है, सही है। अब अगर तो आपके पास हॉरिजॉन्टल मोशन है, तो इसका मतलब है कोई वर्टिकल हाइट नहीं है, कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन लॉस नहीं हो रही, सही है। अब अगर जो है वो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे, सही है, इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी ये, राइट। अब इनिशियल वेलोसिटी और अब देखो आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे, सही, यहाँ भी ये फोर्स नहीं है, ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मैं यहाँ से इसको जो है ना थोड़ा सा आसान कर देता हूँ,
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, अब देखो तुमने बेसिकली क्या किया, तुमने ऑब्जेक्ट को पुश कर दिया, सही है, वो ऑब्जेक्ट पुश कर रहा है, लेट्स से यहाँ पे आके जो है ना वो रेस्ट हो गया, सही है, रेस्ट में आ गया, सही है। अब अगर एक चीज रेस्ट में आ रही है, दो दो ही कंडीशन है, या तो वो कांस्टेंट स्पीड से चलती जाती है या फिर रुक जाती है। अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो इसका मतलब है कोई फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं, काइनेटिक एनर्जी है थ्रू आउट कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, राइट। और अगर जो है वो आपके पास चेंज स्पीड चेंज हो रही है, सही है, तो बेसिकली कोई ना कोई रेजिस्टिव फोर्स होगी, राइट। तो अब आप देख लो कि किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, सही है। सो लेट्स से हम कह रहे थे कि भाई कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स यहाँ पे आ रही है, सही है, कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एफ न्यूटन, सही है, ये हमारे पास लग रही है, सही है। और ये डिस्टेंस जो है वो मैं तुम्हें दे देता हूँ, ये वाला डिस्टेंस ये एस से हम ले लेते हैं, सही है, इस पॉइंट तक, सही है। अच्छा जी, अब एक चीज प्लीज अपने ध्यान में रखना, ये जो रेजिस्टिव फोर्स होती है ये पाथ पे डिपेंड करती है, ओके। रेजिस्टिव फोर्स कभी भी स्टार्टिंग पॉइंट पे या सिर्फ एंडिंग पॉइंट पे नहीं होगी, राइट। रेजिस्टिव फोर्स के लिए तुम्हें पूरा पाथ चाहिए, ओके, इट रिक्वायर्ड अ होल पाथ, ओके। सो इट रिक्वायर्ड पाथ्स, ओके। ये जो है स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगी, राइट। कैन नॉट कैन नॉट रिलेट फ्रॉम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, सही है। अच्छा जी, अब हमारे पास दो पॉइंट है, हमने हमने हम इसको कह देते हैं पॉइंट ए पॉइंट बी, सही। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे कैसे, आसान सी चीज़ है, ओके। क्वेश्चन के अंदर उसे हर पार्ट में अलग अलग करवाएगा, राइट, लेकिन मैं तुम्हें कलेक्टिवली करवा रहा हूँ ताकि जब क्वेश्चन के अंदर आए तो तुम्हें पता हो कि क्या होगा, राइट, तुम्हारे तुम्हारे जहन में जो है ना तुम्हारी स्टोरी बननी चाहिए, सही। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि भाई जिन दो पॉइंट को आप कंसिडर करो, यानी जहां से लेकर जहां तक का मोशन है, तो जहां से लेकर पहला पॉइंट, जहां तक का मोशन है दूसरा पॉइंट, ओके। सो पॉइंट ए हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां पे जितनी भी एनर्जी है, यानी उन जितनी भी टाइप की एनर्जी प्रेजेंट है, काइनेटिक है, पोटेंशियल है, थर्मल है, इलास्टिक पोटेंशियल है, जो भी है, सही, साउंड वगैरह, हीट वगैरह जो भी है, उन सब का सबमिशन जो कि टोटल एनर्जी बनेगा, वही टोटल एनर्जी तुम्हारे पास बी पे भी होनी चाहिए, राइट। हाँ, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल, ओके। नाउ अब हमने कहा कि भाई टोटल एनर्जी लॉग इस तरह से लिखोगे, तुम कह दोगे कि भाई टोटल एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, राइट। अब पॉइंट ए के अंदर जो टोटल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक की फॉर्म में, सही है। सो काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास, और टोटल एनर्जी एट बी जो है वो तुम्हारे पास किस फॉर्म में होगी, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टिव फोर्स, इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स, सही है। तो तुम कह दोगे कि भाई वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स, ओके। तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग गया, सही। तुमने इसको एक्सपेंड करना है तो हाफ एम वी स्क्वायर कर दोगे, हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेजिस्टिव फोर्स, कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स टाइम एस, राइट। बच्चों ये बात क्लियर होती है, बच्चों ये बात क्लियर होती है, जरा हाँ ना बोलो प्लीज, आ रहा है, समझ में आ रहा है कुछ? यस। सर ये सेकंड वाली चीज समझ नहीं। सेकंड वाली बोले तो, ये जो टोटल एनर्जी ए इज इक्वल टू बी, उसके नीचे और अच्छा टोटल एनर्जी ए के अंदर एट पॉइंट ए पे जो है, जो टोटल एनर्जी होने वाली है वो बेसिकली आपके पास जो है सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक की फॉर्म में, राइट। वो चेंज नहीं हो रही, मतलब एट पॉइंट ए पे कोई कोई दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी है ही नहीं, सही है। अच्छा जी, और नाउ और दूसरी चीज जो है एट पॉइंट बी, वो तुम्हारे पास जो है वो सारी की सारी, क्योंकि ऑब्जेक्ट रुक रहा है ना, मतलब तुम जैसे तुम फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, तो अगर किसी ने शॉट मारा, ऑस्ट्रेलिया के इतने लंबे लंबे ग्राउंड है, कोई शॉट मारता है तो वो बॉल एट द एंड जाके कहीं पे रुक जाती, चौका नहीं हो पाता, सही है। और हमारे प्लेयर इतने लूसी लस्सन है, वो जब तक बाउंड्री तक जाते हैं तो वो बंदा 4 रन भाग के बना लेते हैं, सही है।
तो अब वो जो बॉल रुक रही है ना एंड पॉइंट पे जाके, तो अब उसकी इनिशियली तो कोई ना कोई एनर्जी थी, लेकिन वो जो बॉल जब ग्रास से रोल होती हुई जा रही है तो उसकी एनर्जी जो है वो रेजिस्टिव मतलब वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स के अंदर निकलती रहेगी, और एट द एंड बाउंड्री से पहले जो रुक रही है उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो चुकी है, तो इस वजह से वो रुक गई है, राइट। सो हमने कहा कि इनिशियली जो है जब उसने शॉट मारा तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में थी, और वो सारी की सारी कन्वर्ट हो गई उसके अंदर वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स के अंदर, जो कि लॉस हो चुकी होगी। ओके, समझ रहा है भाई? ये मैंने एक एक्सपेंशन लिखी है इसकी, मतलब एक्सपैंड करके लिखा है, समझ में आता है फाइन, नहीं समझ में आता देन ओके, कोई मसला नहीं है, जब क्वेश्चन में आएगा तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या करना है। ओके, क्लियर हो रहा है ना भाई? जी जी। परफेक्ट। ओके, आ जाओ भाई, हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया, अब वर्टिकल कर लेते हैं, वर्टिकल कर लेते हैं। तुमने फेंक दी बॉल ऊपर, सही है, बॉल ऊपर गई, बॉल ने यू टर्न लिया थोड़ा सा, सही है, और बॉल नीचे आ गई, सही है, मूविंग अप मूविंग डाउन मैक्सिमम हाइट, सही। अभी फिलहाल हम मान लेते हैं कि रेजिस्टिव फोर्स कुछ भी नहीं है, सही है, तुम्हारा सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड होना चाहिए। ओके, रेजिस्टिव फोर्स कुछ भी नहीं है, सही, मैं पॉइंट ले लेता हूँ, दिस मैक्सिमम पॉइंट इज ए। ओके, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, सही है, एंड दिस इज एंडिंग पॉइंट। ओके, मतलब वो वहीं जा रही है, ऊपर से वापसी नीचे आ रही है। ओके, अच्छा जी, अब होगा क्या, तुम्हारे पास अगर तो बॉल पॉइंट एस से, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट कर रही है और फिर वापसी एंडिंग पॉइंट पे आ रही है, सो बेसिकली जो टोटल एनर्जी होगी वो उतनी रहेगी जितनी स्टार्टिंग पॉइंट पे थी, राइट। लेकिन हम एंडिंग पॉइंट को नहीं देख रहे, हम पॉइंट ए को देख लेते हैं। ओके, एंडिंग पॉइंट को हम मिस करा दें, राइट, हम मोशन ले लेते हैं सिर्फ पॉइंट ए तक का। ओके, अच्छा जी, अब स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पास, एक टाइप की एनर्जी होगी, एंडिंग टाइप, स्टार्टिंग पॉइंट पे जितनी भी टाइप की एनर्जी, इक्वेशन लिखोगे कैसे लिखोगे, टोटल एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। ओके, अब यहाँ पे जो टोटल एनर्जी एट ए होगी, जाहिर बात है तुमने जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो तो कोई ना कोई स्पीड होनी चाहिए, वरना ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आ जाएगा। ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारे पास होनी चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, राइट। सो तुमने कहा कि भाई टोटल एनर्जी वो जो है वो सिर्फ काइनेटिक की फॉर्म में होगी, राइट, और जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती रहेगी, और वो कन्वर्ट हो जाएगी जब ग्रेविटेशनल। मैक्सिमम, वेरी गुड, जब मैक्सिमम पे जाएगा तो सारी की सारी कन्वर्ट हो चुकी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में। ओके, और यहाँ पे तुम्हें पता है कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो होती है, हमने इस वजह से सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दिया, राइट, समझता है? तो ये हमारे पास हो गई, राइट। अगर तुम इस केस के अंदर मिड वे की बात करो कि भाई ये तुम्हारे पास अगर मिड वे है, मिड वे, सही है, सो मिड वे पे काइनेटिक एनर्जी जितना डिक्रीज हुई होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही इंक्रीज हुई होगी, राइट। सो मिडवे के अंदर, मिडवे पे भी तुम यही फॉर्मूला लगा सकते हो, अगर मिडवे की तुम्हें वेलोसिटी पता है, मिडवे की तुम्हें हाइट पता है, तो तुम प्रूव भी कर सकते हो, राइट। इज दैट क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है? एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? जी सर, क्लियर। ओके, अच्छा सर तो ये, ये सिर्फ अभी हाँ हाँ ये वाली बोलो, एनर्जी सिर्फ ये सिर्फ ऊपर जाने की निकाले ना, और नीचे हाँ। आने का भी कर रहे हैं। ब्रो नीचे आने का भी वैसे ही होगा, मतलब अगर तुम देखो, अगर तो तुम एक दो काम करोगे, पहले नीचे से ऊपर तक एक अलग सिस्टम, ऊपर से नीचे तक एक अलग सिस्टम, ओके, और दोनों की कहानी सेम ही होगी, राइट। अब जब ऊपर से तुम नीचे आओगे तो तुम्हारे पास इनिशियली क्या होगा, जीपी होगी मैक्सिमम हाइट पे क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, और काइनेटिक एनर्जी होगी एंड पॉइंट पे क्योंकि सारी की सारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। तो इसका बस उल्टा लिख दोगे तुम, सही है। सो जीपी इज इक्वल टू एम जी एच राइट, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट, क्लियर हो गया ना भाई, समझ रहे? जी जी सर। सही, तो इसलिए जी मैं जी। इसको नहीं लिख रहा हूँ, सही, वो एक ही बात है। सो अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा अगर मैं करेक्ट कर दूँ, ये जो है ना टोटल एनर्जी एट द स्टार्टिंग पॉइंट एंड शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट ए। ओके, इसको थोड़ा सा सही कर लो। अच्छा जी, ये तो हमने एक सिस्टम देखा, एक इसी के अंदर जो है ना एयर रेजिस्टेंस ले आते हैं, यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल थी, सही है, रेजिस्टेंस को हम घटा देते हैं बार बार, सही है। सो नो रेजिस्टेंस, सही है, या नो एयर रेजिस्टेंस, सही है। यहाँ पे हम ले आते हैं एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस। अब अगर एयर रेजिस्टेंस होगी तो अब क्या होगा, अब उसके अंदर बेसिकली तुम्हारे पास जो भी टोटल एनर्जी होगी स्टार्टिंग पे, सही है, दोबारा से इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे पास जो भी टोटल एनर्जी होगी स्टार्टिंग पे
टोटल एनर्जी एट द स्टार्टिंग पॉइंट एस, सही है, जो कि सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक की फॉर्म में होने वाली, सही है। अब वो किस चीज में कन्वर्ट होगी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है कि टोटल एनर्जी जो भी स्टार्टिंग पे होगी वही टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए पे भी होनी चाहिए, यानी एंडिंग एंड वाले पॉइंट में, मैक्सिमम वाले पॉइंट पे, राइट। अच्छा जी, टोटल एनर्जी एट द स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हारे पास है सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, राइट। अब जब टोटल एनर्जी पॉइंट ए पे तुम पहुंचोगी तो वो सारी की सारी कन्वर्ट होगी दो चीजों के अंदर, एक तो तुम्हारे पास होगी जीपीई, जीपीई, सही है। दूसरी तुम्हारे पास क्या होगी? वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स, सही है। बच्चों ये बात समझ में आती है? बच्चों ये बात समझ में आती है? यस। जी। चलो परफेक्ट, सही है। सो ये तुम्हारे पास सिंपल सी कहानी है, सही है। अच्छा, क्वेश्चन किस तरह से तुमसे देंगे? क्वेश्चन तुमसे देगा कि तुम्हारे पास जो है ना, तुमसे पहले बोल देगा भाई इनिशियली काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, फिर तुमसे बोलेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, सही है, और फिर तुमसे ये, चलो मैं क्वेश्चन कराता हूँ इसका, सही, इसी इसी चीज को सामने रखना, इसी चीज को सामने रखना, सही है। मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि भाई इनिशियली मैंने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से, ओके। और जो उसने हाइट गेन की है, अच्छा जी, अगर गलत तो नहीं होगा, सही है। अच्छा जी, मास में दे देता हूँ 5 kg, 5 kg, सही है। और हाइट में दे रहा हूँ, हाइट में दे रहा हूँ, नहीं, रेजिस्टिव फोर्स में दे देता हूँ, रेजिस्टिव फोर्स में दे देता हूँ 4 न्यूटन। अच्छा, इसको जो है ना 25 कर लो, 25 kgs, सही है। और इसको जो है ना मैं 2 न्यूटन दे देता हूँ, सही है। ये दे रहा हूँ, सही है। सबसे पहले मैं किसको बोलता हूँ? मुजम्मिल, मुजम्मिल जिंदा है? मुजम्मिल, 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 जिंदा हो? लगता है गुजर गया। एक दफ़ा सूरतुल फातिहा, 3 दफ़ा सूरतुल इखलास पढ़ लें और आगे चलते हैं। अच्छा जी, किससे करवाएं? शहीर से करवाते हैं। शहीर अवेलेबल? शहीर ज़रा मुझे सर काइनेटिक एनर्जी निकाल दो प्लीज़, एट पॉइंट क्या ए। बोल रहे हैं? मैं सवाल बोल नहीं रहा कर हूँ रहे। काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी आ रही है? यस शहीर, क्विक। एक सेकंड। कैलकुलेटर लेके बैठा है? नहीं बे यार, औजार ही साथ नहीं, तुम कैसे लड़ोगे दुश्मन से? सर, मैं कह रहा हूँ वो सर खत्म हो गया आज ही स्कूल में। अच्छा, या तो फिर? मैं देखता हूँ ना किसी का कैलकुलेटर लेकर आता हूँ अंदर से। अच्छा, चलो बैठो तुम, फिर मैं किसी और से हेल्प लेता हूँ। हसाम आप करा दो, हसाम छोड़ो इनको, हसाम आप करा दो। कैलकुलेटर नहीं है। लानत है तुम सब पे, मैं कर लेता सर हूँ क्योंकि वन टू पैसे फाइव देते जीरो हैं। अच्छा अच्छा, तो अच्छा जी, यार क्या बोलूं यार मैं, सॉरी। तुम्हारे पास जो है ना वो तुमने ये किया होगा, सही है। क्या कितना आ रहा है? वन टू 1250। फाइव जीरो फाइन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अच्छा जी, तुमने ये निकाल दिया। अच्छा जी, खनसा कैलकुलेटर लेके बैठी हो? जी। ओके। मुझे वो निकाल सकती हो प्लीज? यार इसमें तो फिर हम क्या होगा, सही है। मुझे हाइट निकालनी है, हाइट निकाल सकती हो? जी। कैसे कैसे कैसे? वो हम गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज द लॉस ऑफ पोटेंशियल ना, तो हमारे क्या पास है? mg है और काइनेटिक एनर्जी भी है, तो हम h निकाल सकते हैं। नहीं। हम्म। अच्छा, करके दिखाओ। बता दो, बता दो, बता दो। मतलब मतलब चलो, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मैंने यहाँ पे लिख ली, 21250, ओके। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है मेरे पास mgh। और मैंने कहा कि रेजिस्टिव फोर्सेस यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके। तो रेजिस्टिव फोर्स का मेरे पास फॉर्मूला होगा, फोर्स यानी रेजिस्टिव फोर्स इनटू एस, ओके। हाँ जी, क्या करें हम? ओके, वो भी आ गया।
मेरा प्लान था मतलब एच को मैं हम आइसोलेट हाँ करेंगे, हाँ मास मैं और जी है वाला था। वही वही मैं इसलिए वो कर रहा था कि आप स्टिल स्टिल अभी भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है। कैसे? देखो, जितने हाइट में, यानी जितने डिस्टेंस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है, यानी जितना ऊपर आप जा रहे हो, लेट से आप यहाँ तक जा रहे हो, राइट? सो यही डिस्टेंस आपका एच भी होने वाला है, यही डिस्टेंस एस भी होने वाला है। ओके, इज दैट क्लियर? समझती हो? सही है। सो आप जो है वो एस के बजाय यहाँ पे एच लिख लो। सही है। सो अब आपको बताया एम जी 25 है, सही है, इंटू जी 9.81 है, सही है, और एच तुम्हारे पास अननोन हो गया, सही है, प्लस एफ तुम्हारे पास है 2 न्यूटन, राइट? सो ये तुम्हारे पास आ जाएगा, सही हो गया। सो तुम एच कॉमन ले लो, डिवाइड कर दो, 1250 डिवाइडेड बाय एच, मैं वहां से जब कॉमन आ जाएगा, बोलो बोलो कौन बोल रहा है? सर ये इसको ऐड क्यों कर रहे हैं? किस चीज को? ये एम जी एच प्लस लाइक फोर्स इंटू ये सब्सट्रैक्ट नहीं होना? ओके, चलो चलो, तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए वैसे, मतलब हम क्या करते हैं इसको? लाइक इसके सब्ट्रैक्ट करते मतलब हैं, क्या करते हैं, मतलब लाइक आप क्या सोच रहे हो? सब्सट्रैक्ट सोच रही सब्ट्रैक्ट हूँ, करते हैं, सब्सट्रैक्ट ओके, होना चाहिए। सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, ओके। बेसिकली बेसिकली जो भी टोटल काइनेटिक एनर्जी है, अगर आप ऐसे सोचो, स्टार्टिंग पॉइंट पे जो भी टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक की फॉर्म में, ऐसा ही है। अब हम्म जब आप जैसे ही ऊपर जा रहे हो, सो लेट्स से टोटल काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली 215, ओके? सो इसका मतलब है टोटल काइनेटिक एनर्जी किसी भी पॉइंट पे 1250 से बड़ी नहीं हो सकती, ओके, ऐसे ही है, और छोटी भी नहीं हो हम्म सकती, राइट? तो इसका मतलब है कि अगर मैं लेट्स से इस पॉइंट हूँ, सेंटर में मैक्सिमम में नहीं जा रहा, मैं इस पॉइंट हूँ, सही है, तो अगर इस पॉइंट हूँ, अब इस पॉइंट पे उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, कोई ना कोई हाइट है, राइट? और चूंकि रेजिस्टिव फोर्स है तो कोई ना कोई वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स है, ऐसे ही है। हम्म तो अगर मुझे इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी यूजिंग द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, ओके, एंड द हाइट एंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यूजिंग द हाइट ऑफ दिस पॉइंट, राइट, एंड द वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स, राइट? वो तीनों मिलेंगे हम्म तो मेरे पास टोटल 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 एनर्जी बनेगी एट दिस पॉइंट, ऐसे ही है। हम्म समझ लो ना? एंड हम्म सिमिलरली अगर मैं मैक्सिमम हाइट पे जा रहा हूँ तो मैक्सिमम हाइट पे मेरी काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, ओके, ये तो हमें बचल गया, राइट? लेकिन हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो हमारे पास है 1025, ओके, 1250, सही है, और टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे भी 1250 ही होनी चाहिए, राइट? हम्म और लेकिन वो जो एनर्जी कन्वर्जन होगी उसमें से 1250 में से कुछ पोर्शन जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के अंदर जाएगा क्योंकि हाइट गेन हो रही है, राइट? लेकिन एयर रेजिस्टेंस भी है तो कुछ जो है ना वो थर्मल एनर्जी के अंदर भी लॉस होता रहेगा। गेटिंग ना? तो जब आप उन दोनों यस को ऐड करोगी तो वो 1250 बन जाएगा, ओके? ठीक है, आगे सही हो समझ। गया, परफेक्ट, सही। अच्छा जी, निकाल दो प्लीज, कौन निकाल रहा था? कौन सा कुछ निकला था, प्लीज सर बताना। 5.055 फाइव 0.05। 5.1055। नहीं, 0.5। 055। 5.055। यार अगर तुम लोग नहीं होगे तो क्लास में एक कमबख्त कैलकुलेटर ना होने वाले लोग जो है ना वो तो मेरा बेड़ा गर्क कर देंगे। अच्छा बस जी, देखने को। है ना? बस यार मोहब्बत है तुम लोग की, आ जाया करो यार रोज रोज। अच्छा जी, और सालो तुम लोग क्यों नहीं लेके बैठ रहे हो कैलकुलेटर पे? कौन सी मौत आ रही है तुम पे ईशा सर के उठ के बाद? ले आए हुए हैं, सर ले अच्छा आए ले हुए आए हो, हाँ सही है। सर एक ले बात तो चार्ज बताएं, करता हूँ भैया, चलिए। ये कम अब बखत नीचे तुम करें। सो रहे हो इतने अरसे से, मैं तुम्हारी फातिहा कर दी, तुम बिरयानी नहीं बटवा। सर, मैं नीचे गया हुआ था काम से। भाई मतलब बंदा बता देता है कि सर मैं आ रहा हूँ। सर नहीं, मैं नियत नहीं थी मेरी जाने की। नीयत मैं तुम्हारी गया। खराब है मुझे पता है। सर ये 25 मल्टीप्लाई बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय एच, इन दोनों हम्म। को प्लस किया। और फिर ये समझ नहीं आया मुझे, आपने इनको नीचे कैसे किया? अच्छा मैं समझ में नहीं, कैसे? समझा देते। ये देखें, 25 मल्टीप्लाई बाय नाइन पॉइंट भाई एट भाई भाई अबे एक मिनट रुको, ये वाला सर समझ में आता है, जी, ये वाला तो समझ गया। ये वाला भी समझ में आता है, मैंने इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। हाँ जी जी जी। सही, इधर इधर जो है वो 1250 है, सही है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है। आए, तो लिखें तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। अरे यार बंदा बकलोल है क्या? मैं अभी आया हूँ ना। अच्छा, अच्छा ऐसा। अब यहाँ से मैंने एच कॉमन लिया भाई, ओके, यहाँ से जी मैंने जी जी। एच कॉमन लिया, अरे समझ रहे हो ना? अरे समझ गया समझ गया। अरे अरे अरे, बस बस बेहतरीन हो गया यार तुम। अच्छा जी चलो आ जाओ आगे चलते हैं। सही है, टाइम है, अच्छा खासा टाइम है, हो गया। अच्छा चलो,
जहां पे जिस केस के अंदर मैंने रेजिस्टिव फोर्स को मैंने माना कि भाई रेजिस्टिव फोर्स हमारी नेग्लिजिबल नहीं है, तो अगर मैं मिड वे पे तुमसे पूछूं तो मिड वे पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो सकती है? एनीबॉडी? जी। क्या क्या क्या? नहीं नहीं, आवाज नहीं आई। जी हो सकती है। जब हमारे पास एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है तब भी नहीं सर, हाँ, तब तो नहीं होगी। नहीं तब होगी? तो शायद। नहीं होगी। ओके। ओके, और कोई है बताने वाला? ईशा, मुजम्मिल, शहीर, जिनोविया? क्या बोल रहे हैं सर? आपकी आवाज कट रही है। अरे यार, मैं कह रहा हूँ कि मिड वे पे, जो मिड वे है उस पे क्या काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होंगी प्रोवाइडेड एयर रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट? यस। नो, आई थिंक। ओके, कि काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर नहीं होने वाली? ओके फाइन, सही हो गया। तो ये तुम्हारे जहन में होना चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट पे जो तुम्हारा मिडवे वाला पॉइंट है, सही है, मिडवे के पॉइंट पे तुम्हारे पास जो इनिशियल जो मिडवे वाला पॉइंट है उस पे जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी वो उसका कुछ पोर्शन तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में कन्वर्ट हुआ होगा और कुछ पोर्शन जो है वो थर्मल के अंदर भी कन्वर्ट हुआ होगा, राइट? सो अगर तुम तीनों चीज़ों को एक साथ कंबाइन करोगे तो फिर तुम इक्वेट कर सकते हो समहाउ, लेकिन दो चीज़ों के साथ इक्वेशन नहीं बन सकती। ओके, सही हो गया। अच्छा जी, एक केस, बस एक और केस करते हैं उसके बाद फिर एंड करेंगे। ओके, एक आखिरी केस, सही है। अच्छा जी, सो अगर तुम्हारे पास इंक्लाइन प्लेन है, वर्टिकल, अच्छा वर्टिकल मोशन के बाद प्रोजेक्टाइल मोशन आता है, प्रोजेक्टाइल मोशन कर लेते हैं, सही है। तो यहाँ तक जो हमारी कहानी थी, हम बेसिकली ना, क्योंकि देखो ये जो वर्क एनर्जी पावर है, काइनेमैटिक्स के साथ भी मिलके आएगा, फोर्सेस के साथ भी आएगा और स्प्रिंग्स स्प्रिंग्स के साथ भी आएगा, सही है। हम वो सारे चैप्टर पीछे करके आ रहे हैं। तो अब जो इनकी एप्लीकेशन है ना, यानी इस चैप्टर की जो बेसिकली एप्लीकेशन है, हमने उनको काइनेमैटिक्स के जितने हमने मोशन पढ़े हैं, वर्टिकल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन, तो वो उस पर लगाना है, सही है। फिर फोर्सेस के अंदर हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं पढ़ी, रेजिस्टिव फोर्सेज हैं वो साथ साथ लगती जा रही हैं। और फिर स्प्रिंग्स के अंदर जो हमने हमने डिफॉर्मेशन, एक्सटेंशन वगैरह पढ़ी है उसके अंदर इसको रिलेट करना है। ओके, और फोर्सेस के अंदर बेसिकली हमने इंक्लाइन प्लेन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, पुली का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने इसको अप्लाई करना है। ओके, तो ये एक आखिरी केस करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो उससे सारी काइनेमैटिक्स जो है वो हम जो है वो इसके अंदर भी रिलेट कर पाएंगे, राइट? सो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हमारे पास क्या होता था? प्रोजेक्टाइल मोशन, सही है। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन के दो केसेस हमने पढ़े थे, सही है। काइनेमैटिक्स के अंदर भी मैंने वहां पे तुम्हें याद दिलाया था कि वहां पे जो है वो हमारे पास एक तो होगा वो जो फ्री, जो विदाउट एयर रेजिस्टेंस होता है, और एक जहाँ पे हमने एयर रेजिस्टेंस को माना हुआ होता है, सही है। नो एयर रेजिस्टेंस, सही है। अच्छा जनाब, तो अब तुम कोई भी केस कंसिडर कर लो, मतलब तुम पूरा पूरा वाला प्रोजेक्टाइल कंसिडर कर लो या आधा कंसिडर कर लो, सही है। जो स्टार्टिंग से लेकर हाफ तक होगा वही हाफ से लेकर एंडिंग तक होगा, राइट? तो हम आधा कंसिडर कर लेते हैं, चाहे फर्स्ट हाफ हो चाहे सेकंड हाफ हो, तुम कोई भी काम चला सकते हो, राइट? मैं जो चीज़ बनाने लगा हूं ना वो मैं सेकंड हाफ लेने लगा हूं, सही है, ये बहुत दफा आता है, सही है। फर्स्ट हाफ भी होगा तो भी तुम उसी तरह से करोगे। ओके, सो लेट्स से कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूं ट्रेवल कर रहा है और यूं नीचे आ रहा है, सही, लाइक दिस। अगर तो फर्स्ट हाफ होगा तो भी इसी तरह से होगा, सेकंड हाफ है तो भी इसी तरह से। ओके, तो इसे इसमें प्लीज कंफ्यूज मत हो ना, सही। ये तुम्हारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन, सही है। तुमने ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया, सही है। और तुम्हें पता है कि जब ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली लॉन्च होता है तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है? कोई मुझे बता सकता है? 0। वेरी गुड, हॉरिजॉन्टली लॉन्च्ड, ओके, सही है। अच्छा जनाब, मैं यहाँ पे ये बात स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, क्योंकि मतलब जब आप एनर्जी से कॉन्सेप्ट लगाओगे तो उसमें रिक्वायर्ड है ये, सही, तो वो भी आपको बताएगा। अच्छा जी, चलिए, अब ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है ए, ये मेरा एंडिंग पॉइंट है बी। ओके, जो हम टोटल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि भाई टोटल टोटल एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, टोटल एनर्जी एट बी। ओके, अब जो टोटल एनर्जी है एट ए वो किन किन फॉर्म में हो सकती है, कोई मुझे बता सकता है? एनीबडी, 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 एनीबडी? टोटल एनर्जी एट ए किस फॉर्म में होगी? जीपीई ओनली? जीपी। ओनली? और काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड, वेरी गुड।
बच्चों ये चीज ना जहन में रखना, वो तुम्हें ना बिल्कुल बगलोल कर देगा इस क्वेश्चन में, सही है ना? यार लेकिन हाईएस्ट हाँ। पॉइंट पे वो जीरो नहीं होगी वेलोसिटी, कैसे तो भाई? काइनेटिक तुमने एनर्जी है। तुमने भी बोला, तुमने भी बोला मेरा बच्चा, हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है ना, हॉरिजॉन्टल तो कांस्टेंट मान के चलते हैं हम, ईमान था हमारा इस पे। सही है ना, याद है? ओके ओके, जी जी। सही है ना? सो अब यहाँ पे तुमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगी ड्यू टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ओके, वर्टिकल मोशन में हमारे पास मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो हो रही थी, इस वजह से वहां पे हमने नहीं किया था कुछ। सही है। सो काइनेटिक एनर्जी होगी ड्यू टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी ड्यू टू द हाइट जो भी आ रही है। सही है। और आपके पास ये बराबर हो जाएगा किसकी? अब जब पॉइंट बी पे पहुंचोगे तो पॉइंट बी पे हाइट तो जीरो हो गई है, वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कन्वर्ट होगी काइनेटिक के अंदर, और कुछ और काइनेटिक इंक्रीज हो जाएगी, राइट? सो ये तुम्हारे पास है ए, और ये तुम्हारे पास है बी। ओके, इज दैट क्लियर बच्चों? जी सर। बी पे जाकर जी। सर ये रेस्ट पे जा रहा है। बी पे रेस्ट पे नहीं जा रहा, बी पे उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी ना भाई। अच्छा ठीक है। जस्ट जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वाला सीन है। सही है। अगर मैं इसकी ये वैल्यूज दे दूं, थोड़ी सी इक्वेशन तुम्हारे जहन में आ जाए, इनिशियल वेलोसिटी जो है यू है, सही है, और फाइनल जो वेलोसिटी है वो मेरे पास है वी। सही है। अच्छा देखो यहाँ पे एक और चीज प्लीज, देखो तुम्हें पता है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। सही है, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी नहीं, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है, राइट? अब देखो जब तुम पॉइंट बी पे पहुंचे होगे, राइट, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, तो तुम्हारे पास एक ना एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, राइट, और एक वर्टिकल वेलोसिटी होगी। सही है। और एक रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी जो कि इनके बीच में होने वाली है, लाइक दिस। ओके, ये तीन वेलोसिटी होगी। सो ये तुम्हारे पास है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जिसको हम यू ले रहे हैं, इनिशियल हॉरिजॉन्टल भी यू लिया था, और हम कह रहे हैं भाई थ्रू आउट द मोशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, राइट? और वर्टिकल वेलोसिटी को मैं वी वी ले रहा हूँ, और दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी। सही है। अब तुम्हारे ख्याल में जो काइनेटिक एनर्जी ऐड रही थी वहां पे तो स्ट्रेट अवे, वहां पे तो कोई टेंशन ही नहीं है, वहां पे तो आप लगा दोगे हाफ एम और यू स्क्वायर, राइट, जो भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, वर्टिकल है नहीं, वर्टिकल जीरो। ओके, और यहाँ पे जो हाइट आप ले लो, सही, आप हाइट ले लो एच की फॉर्म में। सही है। सो प्लस एम जी एच। ओके, अच्छा जी, तुम मुझे बता सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी एट बी की जब मैं इक्वेशन लिखूंगा तो इन तीनों में से मैं कौन सी वेलोसिटी लूंगा, यू वी या वी आर? एनीबडी? यू। यू। क्या रीजन भाई? वो सेम डायरेक्शन ना, इनिशियल सेम डायरेक्शन वाले। में। ओके, कौन सा आप बता सकती हो? यस खंसा? कुछ नहीं? हसाम? सर यू। यू? क्यों भाई, रीजन? सेम? ये सेम रीजन है ना। सेम रीजन। ओके ओके। जी जी। ईशा, ईशा आपके जहन में कुछ? सर आई थिंक यू ही होगा। यू होगा? और रीजन? सर बोल बोल भाई। लेकिन सर ओके, बोलो कौन बोल रहे हैं, हसाम बोल लो, आप बोलो। सर अगर यू ले रहे थे तो इक्वल तो हो ही नहीं सकते फिर दोनों साइड में। है? अच्छा ऐसा होगा, क्योंकि चलो ओके। हॉरिजॉन्टल तो वो होता है ना, कांस्टेंट स्पीड होती सही है। चलो ओके, थोड़ा सा अच्छा सोच लो, थोड़ा सा और अच्छा सोच सकते हो। ईशा आप क्या बोल रही हो लेकिन? लेकिन रीजन सही नहीं लगा। ओके, चलो कोई बात नहीं। अच्छा जी, तो और शहीर, मुजम्मिल, जुनोविया, तुम लोग के जहन में कोई आइडिया? यस, मुजम्मिल कुछ बोलेगा प्लीज? है? अ, बस? दोनों ही ले लेते हैं। दोनों? पहले यू लेते हैं फिर वी है? लेते हैं, अच्छा, जो समझ आता है दोनों में से, हाँ भाई ये हो सकता है, अच्छा ऐसा कर फिर लें। वो। और क्या। कोई कोई रीजन नहीं है, तुक्का लगा रहे हो? जी जी सर। अच्छा ओके। और जुनोविया आपके जहन में कुछ? Um, either you या we और ओके, आप ये कह रही हो, एंड कोई रीजन आपके जहन में? नो रीजन, तुक्का, हवाई फायरिंग? जी। ओके, शहीर भाई कुछ बोलेगा प्लीज? क्या हो सर? नहीं नहीं, रहने दो। अबे, पानी पीने क्या बात अभी भी आया? इसमें से हम काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो ले रहे हैं, वो हम यू लें, वी लें, यानी वर्टिकल वाली वेलोसिटी लें काइनेटिक एनर्जी के अंदर पॉइंट बी पे, या फिर वी आर लें रिजल्टेंट वाली? वर्टिकल वाली। वर्टिकल वाली, क्या रीजन भाई? कोई रीजन नहीं, तुक्का? तुक्का?
बेहतरीन। अच्छा, देखो मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग को ये बात पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो वो स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि जिस पाथ में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस पाथ की जो वेलोसिटी है तुमने वो कंसिडर करनी है, राइट। ना तो ऑब्जेक्ट यू की डायरेक्शन में जा रहा है, ना तो ऑब्जेक्ट वी की डायरेक्शन में जा रहा है, कंप्लीटली कंप्लीटली राइट। मतलब ऑब्जेक्ट, कुछ पोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो यू की डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कुछ हॉरिजॉन्टल मोशन भी हो रहा है, कुछ वर्टिकल मोशन भी हो रहा है, लेकिन एक्चुअल जो मोशन हो रहा है वो रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो रहा है, राइट। तो तुम्हें काइनेटिक एनर्जी के अंदर वी आर लेना होगा। ओके, इज दैट क्लियर बच्चों? एनी प्रॉब्लम? मुबीन समझ रहा है? यस जी मुबीन। सर। ओके, कंसा बोलो क्या बोल रही हो? कुछ नहीं, समझ ओके, चलो। अच्छा, देखो ये कॉन्सेप्ट हमने मोमेंटम के अंदर भी पढ़ा था, अगर तुम याद करो। टू डायमेंशनल मोमेंटम के अंदर हमने कहा था कि जब हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन हम निकाल रहे थे, तो मैंने वहां पे भी तुम्हें बताया था कि तुम्हें एंगल को कंसिडर नहीं करना है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन का कोई फड्डा ही नहीं है। ओके, समझ हो ना? तो तुम्हें बस ये चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी लेनी है। ओके, तो वो तुम्हें कंफ्यूज कर सकता है, बट यू हैव टू कीप इन माइंड, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रिजल्टेंट वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है या जिस पाथ पे ऑब्जेक्ट चल रहा है बस उसकी जो भी वेलोसिटी है वो लेनी है। ओके, कोई डायरेक्शन डायरेक्शन का फड्डा है ही नहीं। ओके, सही हो गया? क्लियर हो गया? चलो जी, जी सर। यहाँ तक हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, आगे एक और चीज है। 45 हो गए टाइम। अच्छा, तुम कह रहे हो बस करें, लंबी की जा रहा हूँ मैं? बहुत अरे ज्यादा हो यार, गया। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी मेरी जान। एक एक मिनट बस, मैं हेडिंग डाल देता हूँ, बाकी कल करेंगे, डोंट वरी। क्या पढ़ा था? अबे लो, हाँ, प्रोजेक्टाइल मोशन विद रेजिस्टिव फोर्स। सही है, चलो बस करते हैं। सही है। तो अब यहाँ से हमारी आज की कहानी जो है वो इस तरह से शुरू हो रही है कि हमारे पास जो है अगर हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन होगा विद रेजिस्टिव फोर्स, अगर नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो वो इस तरह से तुम्हें दिखेगा। सही है। और प्रोजेक्टाइल मोशन रेजिस्टिव फोर्स के साथ होगा तो वो तुम्हें इस तरह से दिखेगा, राइट, लाइक दिस। सही। सो प्रोजेक्टाइल मोशन जो रेजिस्टिव फोर्स, अब ये तुम्हारे पास है विदाउट रेजिस्टिव फोर्स, नो रेजिस्टिव फोर्स। सही है, ये नो एयर रेजिस्टेंस, और यहाँ पे तुम्हारे पास जो है रेजिस्टिव फोर्स होगी। सही है, रेजिस्टिव फोर्स। ओके, अच्छा जी। अब जो तुम्हारे पास रेजिस्टिव फोर्स होगी, रेजिस्टिव फोर्स बेसिकली जो है वो तुम्हारी सिस्टम के अंदर से एनर्जी लूज करवा रही होगी। सही, तो जब तुम मैक्सिमम हाइट पे पहुंचोगे, जब तुम मैक्सिमम हाइट पे पहुंचोगे यहाँ पे, तो तुम्हारी जो सिस्टम की एनर्जी होगी वो सम वॉट लूज हो चुकी होगी, और तुम इसीलिए जो है ना बहुत ज़्यादा हाइट गेन नहीं कर सकोगे। ओके, जो विदाउट रेजिस्टिव फोर्स है उसके अंदर ज़्यादा हाइट गेन है, जो विद रेजिस्टिव फोर्स है उसके अंदर कम हाइट गेन है, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो रेजिस्टिव फोर्स के अंदर कम होती जा रही है, राइट। तो अगर तुम इसकी इक्वेशन लिखना चाहो, सो इनिशियली जो भी तुम्हारे पास टोटल एनर्जी होगी, लेट्स से एट पॉइंट ए, सही है, लेट्स से एट पॉइंट ए, और ये पॉइंट बी ले लो। सो पॉइंट ए पे जो तुम्हारे पास जो टोटल एनर्जी होगी पॉइंट ए पे, सही है, दैट शुड बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, राइट। और पॉइंट ए पे जो तुम्हारे पास एनर्जी होगी वो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक फॉर्म में होनी चाहिए। ओके, और पॉइंट बी पे जो तुम्हारे पास एनर्जी होगी वो तुम्हारे पास काइनेटिक भी होगी, सही है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी होगी, जीपीई, सही है, और प्लस तुम्हारे पास वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स भी होगी। ओके, ये तीनों चीजें प्रेजेंट होंगी, सही है, क्योंकि जब तुमने इतना डिस्टेंस कवर किया है, तो इस डिस्टेंस को कवर करने में तुम्हारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लगेगी तुम्हारे पास, सॉरी, इतने डिस्टेंस को कवर करने में जो तुम्हारे पास रेजिस्टिव फोर्स लगेगी, तुमने वो सारी चीजें भी ऐड करनी होंगी। सही, यहाँ तक तो तुम्हारे पास आ गया प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, अब आगे लेके चलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम इंक्लाइन प्लेन के साथ रिलेट करते हैं, सही, और फिर स्प्रिंग मास सिस्टम होगा, फिर खत्म हो जाएगा हमारा। सही है। सो अब हमारे पास लेट्स से एक इंक्लाइन प्लेन है, सही है, दोनों चीज़ें पॉसिबल है, इंक्लाइन प्लेन रफ भी बन सकता है और जो है ना स्मूथ भी बन सकते हैं। सही है, हम दोनों की केसेस कर लेते हैं। सो लेट्स से कि इंक्लाइन प्लेन जो है वो एट एन एंगल पे है, एट एन एंगल थीटा, राइट। अब तुमने एक ऑब्जेक्ट रखा ऊपर से, सही है,
अब तुमने कोई फोर्स नहीं लगानी, राइट, क्योंकि अगर तुम एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम में चले जाएगा। ओके, तो तुमने कोई फोर्स नहीं लगानी, तुमने एक्सटर्नल, तुमने बस सिर्फ उसको रिलीज करना है, तो वो खुद ही अपने वेट की वजह से नीचे आएगा, राइट। इनिशियली तुमने इनिशियल वेलोसिटी यू थी, सही है, फाइनल वेलोसिटी वी थी, सही है, और ये वाला डिस्टेंस तुम ले लो एस, सही है, ये वाला डिस्टेंस तुम ले लो एस, सही। अब तुम्हारे पास होगा क्या, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, सही। सो अब जो तुम्हारे पास टोटल एनर्जी होगी, अगर तुम्हारे पास स्मूथ सरफेस है, सही, अगर तो हम इसको स्मूथ ले लें, स्मूथ, सही है। सो अगर तो स्मूथ सरफेस है तो इसका मतलब है जो भी टोटल एनर्जी एट ए होगी वही टोटल एनर्जी एट बी होनी चाहिए, सही है। सो टोटल एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट बी, राइट। अब जो टोटल एनर्जी एट ए है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की फॉर्म में होगी, सही, वो तुम्हारे पास होगी जी पी ई की फॉर्म में, राइट। और जो टोटल एनर्जी एट बी है वो तुम्हारे पास जो होगी वो सारी की सारी कन्वर्ट हो गई होगी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, राइट। अगर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हाइट जीरो है, सही, अगर तो थोड़ी बहुत हाइट होगी तो तुम्हारे पास यहाँ पे भी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट। अगर तो तुम इसको बिल्कुल ड्रैग करके नीचे ले आओ, ड्रैग करके यहाँ ले आओ, सही है, तो तुम्हारे पास बिल्कुल सेंस बन जाएगा प्रॉपर, सही है। तो ये तुम्हारे पास जो है ना इस तरह से हो जाएगा, सही है। और फिर तुम इसको एक्सपैंड करके सॉल्व भी कर सकते हो, सही है। और अगर तुम्हारे पास स्मूथ सरफेस है, अगर तुम्हारे पास जो है रफ सरफेस है, सॉरी, सही है, अगर तुम्हारे पास रफ सरफेस है, ओके। सो सरफेस रफ होने की वजह से जो भी टोटल से स्टिल सेम रहेगी, चीजें तो सेम रहेंगी, टोटल एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, टोटल एनर्जी एट बी, सही है। अच्छा, अब जो टोटल एनर्जी एट ए होगी वो तुम्हारे पास क्या होगी, वो तुम्हारे पास जीपीई की फॉर्म में होगी, प्रोवाइडेड कि हमारा बॉक्स अगर इनिशियली मूव नहीं कर रहा तो, ओके, अगर इनिशियली मूव करोगे तो काइनेटिक एनर्जी बी होगी, ओके। ये एक चीज तुमने यहाँ पे ये भी कह रहे हो कि u इज जीरो दोनों केसेस के अंदर, सही, तब जाके ये जो है ना पूरा कंप्लीट सेंस बना लेगा, ओके। अगर तो u जीरो नहीं होगा तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, ओके। सो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी में, अब फाइनल पॉइंट पे तुम्हारे पास क्या होगा, वो एनर्जी काइनेटिक के अंदर कन्वर्ट होगी, प्लस वो एनर्जी वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। सो ये तुम्हें जो है ना सिस्टम की इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए, ओके। अब इन्हीं इक्वेशन को ना हमने अप्लाई भी करना है, सही है। सो खैर, यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं इसको, सही, एक आखिरी सिस्टम सर है फिर ये उस वो हम्म। प्रोजेक्टाइल मोशन है विद रेजिस्टिव फोर्स। ब्रो प्रोजेक्टाइल मोशन रेजिस्टिव फोर्स से हमने ये कर लिया, थोड़ा सा था छोटा मोटा सा, सही, उसमें कोई ज़्यादा लंबी थी नहीं, सही है, तो हमने ये निपटा दिया। और फिर उसके बाद जो है वो हम इंक्लाइन प्लेन पे आ गए, सही। और इंक्लाइन प्लेन के बाद अब हम जाने लगे उसके ऊपर क्या बोलते हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम में एक छोटा सा 2 मिनट ले लो, 2 मिनट में वो करते हैं, फिर उसके बाद जो है ना क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ठीक है। इसके थोड़े से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से ज़्यादा है बस, सही है। तो वो तुम अटेम्प्ट करना, तुम इंशाल्लाह चीता हो जाओगे, सही है। और अभी मैंने 2 वर्कशीट बनाई है, एक वर्कशीट जो है वो वर्क एनर्जी की है, सही है, और एक पावर के अलग से, ओके। सो अभी अभी मैंने सिर्फ जो है ना वर्क और एनर्जी मैंने पढ़ाने, पावर मैं अभी नहीं छेड़ रहा हूँ, सही। ये तुम्हारे पास आ गया बॉक्स, ये बॉक्स आ गया, और ये बॉक्स आ गया, सही। अब देखो सीन क्या है, सीन ये है कि लेट्स से तुम्हारे पास जो है ना ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ओके, इक्विलिब्रियम बोले तो जो मीन पोजीशन आपकी होने वाली है, सही। सो अब हमारे पास अगर मैं मीन पोजीशन से देखूं तो ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर और नीचे ऑसिलेट कर रहा है, सही है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, सही है, और ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे आ रहा है, सही। सो ये इसकी जो है वो ऑसिलेशन है, सही हो गया। अच्छा, अब जब स्प्रिंग बिल्कुल कंप्रेस फॉर्म में होगी तो इस पॉइंट पे जो है ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम जीपीई होगी, ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, क्योंकि तुम्हें पता है मैक्सिमम हाइट पे जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सेव होती है, काइनेटिक जीरो हो जाती है, ओके। और तो ये हमारे पास होगी इस पॉइंट पे जब मीन पोजीशन से मूव कर रहा होगा, सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, ओके। सो ग्रेविटेशनल एनर्जी मैक्सिमम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मैक्सिमम, काइनेटिक मैक्सिमम, सही है। और इस पॉइंट पे जब आपके पास मैक्सिमम स्ट्रेच आया हुआ है तो उसके उस पे तुम्हारे पास जो है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, ओके। ये तुम्हारे पास जो है स्प्रिंग मास सिस्टम का तुम्हें बस पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस तरह से किस तरह से जो है ना वो आगे पीछे हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे 3 पॉइंट बन रहे हैं, सही, तो तुम किसी भी 2 पॉइंट को जो है ना एग्जाम में वो रिलेट कर देता है, फर्स्ट पॉइंट को सेकंड पॉइंट के साथ, फर्स्ट पॉइंट को थर्ड के साथ, या सेकंड को थर्ड के साथ, ओके। तो तुम्हें जो है ना तीनों चीजें पता होनी चाहिए, ओके।
अच्छा, इसके कुछ ग्राफ सर वगैरह ये आते हैं। एक दफा रिपीट करना है बस। क्या चीज़, क्या चीज़? ये तीनों वाली पार्ट, तीनों पार्ट। देखो, हमने कहा कि भाई हमने ना एक स्प्रिंग को ऑसिलेट किया, ओके। तो मैंने मीन पोजीशन बनाई डॉटेड लाइन से, और वो स्प्रिंग जो है ना वो उससे ऊपर भी, मास ऊपर जा रहा है, मास नीचे आ रहा है, ओके। तो ये तुम्हारे पास बन रहा है, सही है। अच्छा, अब जो है तुम्हारे पास जो मास ऊपर और नीचे आ रहा है, तो जब मास बिल्कुल अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे होगा, विच इज इन ए, सही है। सो ए के अंदर जो है वो तुम्हारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि तुम इक्विलिब्रियम से सबसे ऊपर वाली पोजीशन पे हो, ओके। अच्छा जी, फिर जब तुम वापसी नीचे आओगे, जब तुम नीचे आओगे, सो ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होने लगेगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर, सही है। यहाँ तक कि तुम पहुंच जाओगे बी पे, सही है। तुम इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे, लेट्स से दिस बी, दिस एज बी। सो तुम बी पे पहुंच जाओगे, ओके। बी पे तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अच्छा, फिर जब तुम बी से सी पे पहुंचोगे, सही है। सो तुम्हारे पास स्प्रिंग स्ट्रेच होने लगेगा, और जब स्प्रिंग स्ट्रेच होने लगेगा तो तुम्हारे पास जो है वो ग्रेविटेशन, तुम्हारे पास जो है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्ट्रेच स्प्रिंग के अंदर होती है, ओके। क्लियर हो गया भाई? जी सर। परफेक्ट। सर आप वो एक सेकंड इंक्लाइन प्लेन में जा सकते हैं? वो मैं स्क्रीनशॉट ले ली। बिल्कुल जा सकते हैं। सही हो गया। जी सर, हो गई। अच्छा जी, तो अब इसमें एक देखो चीज तो, समझिए कि हम्म। ये जो सी वाले ना इलास्टिक पोटेंशियल में, हम्म। इसमें भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी क्या? ब्रो, या ये अगर रुक तो जाएगा बिल्कुल, वहां पे जाके लॉस्ट हाँ जीरो? ऑब्वियसली, अगर तो बिल्कुल नीचे आ जाएगा तो फिर रुक जाएगा, फिर वापसी ऊपर जाएगा, तो ये बिल्कुल एंड पॉइंट है वो, ये समझो ऐसा, सही है। अगर ठीक है मिड वे सर, ठीक। होगा तो फिर आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, ओके। सही हो गया। ओके। परफेक्ट। अच्छा जी, यहाँ पे तुम इन सबको रिलेट भी कर सकते हो, कि तुम ये कह सकते हो कि भाई ए और बी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो काइनेटिक के अंदर कन्वर्ट हो गई, बी और सी में जो है वो काइनेटिक जो है वो इलास्टिक पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट हो गई, राइट। अच्छा जी, अब फिलहाल यहाँ तक तो हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास से इससे रिलेटेड। अब इसको जो है ना थोड़ा सा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन के अंदर, सही। क्वेश्चन के अंदर बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, बस तुम्हें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वेश्चन जो है वो वर्क एनर्जी थ्योरम का है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, सही। वर्क एनर्जी थ्योरम का क्वेश्चन होगा तो एक्सटर्नल फोर्स लग रही होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का होगा तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होगी, ओके। सो चलो,